हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर डेटा यानी कृषि के आंकड़े। और इस डेटा के अंदर अपने एग्रीकल्चर के डेटा, एग्रोनॉमी के डेटा, हॉर्टिकल्चर के डेटा, वानिकी फॉरेस्ट्री के डेटा, और उसके अलावा मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर से संबंधित डेटा और इरिगेशन से संबंधित डेटा, और जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो फूड ग्रेन वगैरह की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, इन सब डेटा की बात करेंगे। और ये डेटा आपको देखना भी है क्योंकि पुराने डेटा चेंज हो गए हैं और इस सेशन के नए डेटा आपके आ चुके हैं। और जो अभी अपने डेटा बात करेंगे 2025 के एग्जाम में ये डेटा आप लोगों के काम करने वाले हैं और ये देखने भी चाहिए, बड़े सरप्राइजिंग डेटा है। जैसे मैंगो प्रोडक्शन के अंदर पिछले कई टाइम से हम बात कर रहे थे कि एरिया के अंदर मैं बता रहा हूं कुछ इस प्रकार के बदलाव है। एरिया में आगे आंध्र प्रदेश है और प्रोडक्शन के अंदर है वो आगे कौन है जी? प्रोडक्शन के अंदर आगे आंध्र प्रदेश है। अब इसमें बदलाव हो गया, एरिया में तो आपका एपी ही रह गया लेकिन प्रोडक्शन में यूपी वापस लौट आया है पहले नंबर पे। ठीक है, तो ये इस तरह का बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव ये यूपी वालों की खुशी की बात थी। वहीं पे अपने बात करें गोवा की, विद प्रूफ अपने बात करेंगे इनकी, है ना। गोवा का एरिया और प्रोडक्शन में अभी तक यूपी था पहले नंबर पे, अभी तक था, अब एमपी हो गया। देखो अगर आप डेटा नहीं पढ़ेंगे नया तो यहां पे बात है वो खा जाएंगे। इसी प्रकार से आंवला में तो पिछले साल ही हालांकि ये बदलाव हो गया था, एरिया में अब यूपी है और प्रोडक्शन के अंदर कौन है जी? एमपी आ चुका है। तो इस डेटा में कई सरप्राइजिंग चेंजेस है। जैसे राजस्थान में मैं बात करूं, जो मेथी है जिसको आप फेन्योग्रीक बोलते हो, उसमें राजस्थान पहले नंबर पे होता था प्रोडक्शन में। अब सिर्फ एरिया में प्रोडक्शन पे राजस्थान रहा है, एमपी है वो प्रोडक्शन में आ गया भाई मेथी पे। तो ये इस प्रकार के कुछ डेटा जो आपके दिमाग में पहले से सेट है, तो ये बदलाव आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्टिलाइजर में आप देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इंडिया में टोटली इंपोर्टेड फर्टिलाइजर तो कौन सा है जी? पोटास है, पूर्णतः आयातित। लेकिन नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा आयात, नाइट्रोजन भारत में बनता है लेकिन फिर भी उतना नहीं बनता है जितनी भारत में पूर्ति हो जाए। तो नाइट्रोजन भी आयात होता था, फास्फोरस भी आयात और पोटास भी, तीनों ही। और इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इंपोर्ट होता था और पोटास है वो टोटली इंपोर्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे इस साल फास्फोरस का इंपोर्ट ज्यादा हुआ, फिर दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन, तीसरे पे पोटास। तो ये कुछ बदलाव है वो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए नया डेटा आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको समझ लो ये एक थोड़ा सा डेमो दिया है कि आप इस डेटा की इंपॉर्टेंस है वो समझ पाए। चलिए अब अपने बात करें, हाँ, और जो इसका पीडीएफ है वो भी आपको लेट नाइट तक ऑनलाइन एग्रीकल्चर का जो टेलीग्राम है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर जीआरपी टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो वहां से इस पीडीएफ को आप लोग एक्सेस है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फर्टिलाइजर के डेटा ही लेके चलते हैं, यानी जो उर्वरक है उसी के आंकड़े सबसे पहले अपने लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है फर्टिलाइजर कंजप्शन फर्टिलाइजर कंजप्शन यानी उर्वरकों का उपभोग किलो पर हेक्टर, यानी प्रति हेक्टर में कितना किलो। पहले तो हम बात करें लीडिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन सी है। अब देखो जो आंकड़े हैं वो 2023-24 के एस्टिमेटेड है। सिर्फ ये आंकड़ा आपका 23-24 का जो है ना, ये पूछे जाने के चांसेस नहीं है 22-23 के पूछे जाने के। बाकी सारे आंकड़े आपसे ज्यादातर 23-24 के ही पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, अब जो नियर अबाउट एग्जाम होंगे, लेकिन मैंने यहां दोनों का ये आंकड़ा लिया है ताकि आप एक नजर मार लेंगे तो आपका काम है वो चल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करें भाई, पौंडुचेरी है वो पर हेक्टर उर्वरक है जो फर्टिलाइजर है उनके कंजप्शन में पहले नंबर पे, उपभोग में पहले नंबर पे है। तो पौंडुचेरी 2022-23 में टोटल जो उर्वरक कंज्यूम कर रहा था पर हेक्टर 423.8, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की डिटेल दी गई है। और 2023-24 में इसने कुछ फर्टिलाइजर कम किए हैं, 351.4 किलो पर हेक्टर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन है नंबर पे ही। दूसरे नंबर पे दिल्ली है जी। दिल्ली का 2022-23 में पर हेक्टर का कंजप्शन था 277.8 किलो पर हेक्टेयर। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का पर हेक्टर कंजप्शन दिया हुआ है। जो इन क्षेत्रों से वो ही अपने स्टेट का याद रखें कि नाइट्रोजन पर हेक्टर इतना, फास्फोरस इतना, पोटास इतना। बाकी आपको तो जनरल जो है स्टूडेंट उनको याद रखना है, फर्स्ट पे पौंडुचेरी इतना फर्टिलाइजर कंज्यूम कर रहा है ईयर के आधार पे ध्यान रखना है।
तो दिल्ली ने क्या है भाई और बढ़ा दिया 2300 में। पहले तो सिर्फ इनकी हवा अशुद्ध थी, अब तो भाई मिट्टी भी धीरे धीरे, पहले तो हवा ही क्या थी, पॉइजनस थी, अब मिट्टी भी पॉइजन कर रहे हैं। देखो फर्टिलाइजर बढ़ा रहे हैं। 302 किलो पर हेक्टर है वो क्या है, जो फर्टिलाइजर है वो पर हेक्टर दिया जाता है। तो दोनों यूनियन टेरिटरी है। तीसरा जो पोजीशन है स्टेट में पहला और ऑल ओवर तीसरी पोजीशन पे पंजाब है। पंजाब 2022-23 में कंज्यूम कर रहा था 238.8 किलो, और वहीं पे 2023-24 में कितना करने लग गया, 247.6 किलो पर हेक्टेयर। चौथा पोजीशन है वो बिहार का है जी। बिहार पर हेक्टर कितना कंज्यूम कर रहा है, 223.2 किलो पर हेक्टर कंज्यूम कर रहा है, और जो 2023-24 में बढ़कर 241.1 किलो पर हेक्टर हो गया है। अब ये तो थी भाई आपकी जो रैंक वाइज पोजीशन। अब राजस्थान और यूपी आगे, ऐसा नहीं कि 5वीं और 6ठी रैंक पे है, राजस्थान और यूपी के आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए सिर्फ मैंने यहां राजस्थान और यूपी का मेंशन किया है। एमपी का आरईओ के पास में उसका करवा देंगे भाई, सिर्फ एमपी का ही करवाएंगे, एमपी के आंकड़ों में सिर्फ एमपी का करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये दो ही एग्जाम नजदीक हो सकते हैं, राजस्थान वाला तो क्लियर ही है, एओ का एग्जाम है ही अभी 5-6 दिनों में। तो राजस्थान में 2023-24 में 69.3 केजी पर हेक्टर उर्वरकों का कंजप्शन हुआ, और 2022-23 में 66.5 किलो हुआ। अब इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अगर 23-24 में बात करें तो 49.4 किलो पर हेक्टर, फास्फोरस की बात करें तो 19.4 किलो पर हेक्टर, और पोटास 0.5 किलो। वहीं 22-23 में नाइट्रोजन 48.1, फास्फोरस 18 और पोटास 0.5। उत्तर प्रदेश में 2022-23 में जो टोटल फर्टिलाइजर पर हेक्टर कंज्यूम हुआ, पर हेक्टर जो उर्वरकों का उपभोग हुआ वो 186.4 था, जिसमें से 138.7 यानी 138.7 नाइट्रोजन, 43.4 फास्फोरस और 4.2 पोटास था। वहीं पे अगर मैं बात करूं 2023-24 में 189.4 किलो 189.4 केजी पर हेक्टेयर, जिसमें से नाइट्रोजन 139.7, फास्फोरस 44.7 केजी और पोटास है वो 5 केजी पर हेक्टर के हिसाब से उपयोग है वो किया गया था। ठीक है, अब हम बात करें इंडिया की एवरेज की बात करें, भारत की औसत की बात करें। भाई भारत का भी तो हमें पता होना चाहिए, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। 139.8 किलो पर हेक्टेयर 2023 में भारत में उपयोग किया गया था, जिसमें से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 93.3 किलो है ना, 93.3 केजी का उपयोग हुआ था। वहीं पे फास्फोरस की बात करें तो 37.9 किलो, और पोटास की बात करें तो पोटास 8.6 केजी। तो भाई ये है इंडिया का, कब का, ये 23-24 का है। अब अपने भारत की 22-23 की भी बात कर लेते हैं। भारत में 22-23 वाला तो आपको याद ही होगा, 136.2 केजी पर हेक्टर यूज होता है। चलो 136.2 किलो पर हेक्टर है वो आपका उपयोग होता है। अगर अपने बात करें इसमें से नाइट्रोजन 92.2 किलो पर हेक्टर, ये टोटल अपने क्या है इंडिया का एवरेज है, ध्यान रखिएगा। जो फास्फोरस है वो कितना यूज होता है पर हेक्टर, 36.1 किलो यूज होता है, और पोटास है वो कितना 7.8 केजी पर हेक्टर। ये 22-23 के आंकड़े हैं। तो ये मैंने भारत का भी औसत है वो आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब ये कुछ आंकड़े हैं जो फर्टिलाइजर से ही संबंधित है, फिर अपने क्रॉप के डेटा के अंदर है वो चलेंगे। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स, देखो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि न्यूट्रिएंट कितना उत्पादित हुआ, और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन उर्वरक उत्पादन का मतलब जैसे यूरिया कितना उत्पादित हुआ, और यह मतलब नाइट्रोजन कितना हुआ, फास्फोरस कितना हुआ। तो देखो भारत में 2023-24 में नाइट्रोजन का जो प्रोडक्शन हुआ वो 17.11 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है। देखो टन और मेट्रिक टन एक ही बात है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं गड़बड़ कर दो आप, टन और मेट्रिक टन। ठीक है, हालांकि टन मैंने आपको आगे डेटा के अंदर डिस्कस करूंगा मैं। टन का मतलब पहले जहाज के बैरल से हुआ करता था 9.7 किलो के लमसम, फिर अपने तो टन को हमेशा से 1000 किलो ही समझते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको राउंड फिगर में करने के लिए 1000 किलो ही लोग समझे, इसलिए इसको मेट्रिक टन बोला जाता है। तो टन और मेट्रिक टन हमारी नजरों में एक ही होना चाहिए। कई बच्चे क्या सोचते हैं मेट्रिक 10, तो वो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मामला वहीं गलत हो जाता है, ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है। तो नाइट्रोजन का प्रोडक्शन हुआ वो 17.11 मिलियन मेट्रिक टन, पिछले साल के उत्पादन से 8.7% प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है, यानी इंडिया सेल्फ रिलायंस, यानी कहीं ना कहीं मतलब क्या है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर।
फास्फोरस का प्रोडक्शन घटा है भारत में 4.88 मिलियन मेट्रिक टन, है ना, हुआ है। टोटल उत्पादन है तो घटा है ये भाई, ये तो उत्पादन हुआ है टोटल, ये तो उत्पादन हुआ है, घटा हुआ बढ़ा हुआ यहां लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का प्रोडक्शन 8.7% बढ़ा, बट फास्फोरस का 2.6% है वो घटा है। दोनों का मिला के देखो, पोटास का तो इंडिया में प्रोडक्शन होता ही नहीं, दोनों का मिला के 21.99 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना से 6% ज्यादा है। इसी प्रकार से यूरिया का प्रोडक्शन जानना हो तो 31.41 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है भाई, जो पिछले साल की तुलना से 10.2% है। डीएपी का जो उत्पादन है वो 4.29 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना से -1.2% घटा है। एसएसपी का प्रोडक्शन 4.43 मिलियन टन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना से -21.5% है वो घटा है। ठीक है, टोटल में आ जाते हैं। टोटल प्रोडक्शन हुआ है 50.50 मिलियन मेट्रिक टन, जो पिछले साल की तुलना से बढ़ा है। तो कुल मिला के फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो आपका इंक्रीज हुआ है, यानी भारत का अपने इंक्रीज हुआ है। अब देखो इंपोर्ट की बात करें, आयात, भारत में एक तो नैनो फर्टिलाइजर पे जोर दिया जा रहा है ताकि इंपोर्ट है वो कम किया जाए। भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही उर्वरकों का इंपोर्ट किया जाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस भारत में बनता है, उसके बावजूद भी भारत की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल नहीं होती, इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। पोटास का तो भारत में स्रोत ही नहीं है, कच्चा स्रोत ही नहीं है, इसलिए टोटली क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। तो ये तो टोटली इंपोर्टेड आपका फर्टिलाइजर है। अब देखो भारत में यूरिया का इंपोर्ट घटा है -7.1%, है ना। ये यहां पे परसेंटेज, ये कितना घटा है ये कोई नहीं पूछेगा, परसेंटेज में बता रहा हूं। डीएपी का इंपोर्ट घटा है -15.4% घटा है, बहुत बढ़िया बात है भाई। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल इंपोर्ट है वो 7% घटा है, इंडिया में 7% इंपोर्ट है वो घटा है। चलिए अब हम बात करें, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पर विशेष ध्यान देना। जैसा मैं लिख रहा हूं पूरी टेबल पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी आपको। देखो ऐसा है, 2023-24 में जितना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर खर्च हुआ है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उसमें से 2023-24 में, उसमें से जो यूरिया के द्वारा पूर्ति हुई है ना, टोटल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूरिया का उपभोग 84.5% हुआ है। एक तरफा काम है, तो मुख्य है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया। और अगर यही बात मैं 22-23 की कर लूं तो 22-23 में जो यूरिया है उसने टोटल नाइट्रोजन उर्वरकों का कितना सप्लाई किया, 83.3% है वो सप्लाई किया। और दूसरा अपने सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है डीएपी। वैसे तो कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%। आप जानते ही है नाइट्रोजन कितना 40%, सॉरी 18% भाई, नाइट्रोजन कितना 46%, और सॉरी फिर गलत लिख दिया, नाइट्रोजन 18%, यूरिया वाला दिमाग में चढ़ गया लगता है ना। नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस है वो 46% होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन ज्यादा क्या होता है फास्फोरस, तो डीएपी के द्वारा फास्फोरस की डिपेंडेंसी है वो ज्यादा पूरी की जाती है, आपको ध्यान रखना है ना, अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिएगा अच्छे से, 2023-24 में कुल जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर है उसमें से डीएपी अकेले ने कितनी पूर्ति की है, 40.5। तो फास्फोरस में सबसे मेन फर्टिलाइजर कौन सा है, डीएपी। और पोटास में कौन सा है, म्यूरेट ऑफ पोटास, लेकिन इंडिया में म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं बनता, सारा आयात करना पड़ता। और वहीं पे 2022-23 में डीएपी ने टोटल जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर है उनमें से कितनी पूर्ति की भाई, 39.9। तो भारत के दो मुख्य फर्टिलाइजर कौन से है, पहला यूरिया है और दूसरा कौन सा है, डीएपी है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपने बात करें, वो तो पीछे जो हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड पे, वो था आपका पर हेक्टर कंजप्शन था, पर हेक्टर कंजप्शन था ना। अब हम बात करें कौन सा राज्य टोटल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, तो एक नंबर पे पोजीशन 2022-23 में और 23-24 में उत्तर प्रदेश की ही थी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, तो टोटल फर्टिलाइजर तो भाई कहां पे कंज्यूम होता है, उत्तर प्रदेश में। 2022-23 में पूरे देश का 17.6% कंज्यूम किया जा रहा था, 23-24 में 17.4, 23-24 में क्या है 17.4, सॉरी। अब हम बात करें 2023-24 में सेकंड पोजीशन पे आ गया मध्य प्रदेश। कौन आ गया भाई, मध्य प्रदेश आ गया है 2023-24 में, है ना। लेकिन 2022-23 में महाराष्ट्र था, 2022-23 में कौन था भी, महाराष्ट्र दूसरे पे था, 23-24 में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है।
मध्य प्रदेश 2022-23 में तो 9.4% फर्टिलाइजर यूज कर रहा था देश का, लेकिन 23-24 में 10%। अब तीसरा नंबर महाराष्ट्र का है, लेकिन 22-23 में दूसरे नंबर पे था। 22-23 में ये देश का 9.5% फर्टिलाइजर यूज कर रहा था, अब भी इतना ही कर रहा है, लेकिन एमपी आगे निकल गया। पंजाब की जो पोजीशन है वो अब चौथी हो गई है टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन में। टोटल फर्टिलाइजर में पहले 6.3% है वो कंज्यूम करता था, तब 5वें नंबर पे था 22-23 में। अब 6.4 करने लग गया है, तो कौन से नंबर पे आ गया है? अब चौथे नंबर पे आ गया है। राजस्थान की बात करें तो पहले भी छठे नंबर पे था, अब भी छठे नंबर पे है। 2022-23 में देश का कुल 6.1% फर्टिलाइजर कंज्यूम करता था, अब 6.2% फर्टिलाइजर है वो कंज्यूम करता है। बिहार की 2022-23 में पोजीशन थी 10वीं, तब ये देश का 5.5% फर्टिलाइजर कंज्यूम करता था, लेकिन 23-24 में ये 2 छलांग आगे लगा के 8वें पे आ गया, और अब पूरे देश का 5.8% जो फर्टिलाइजर है उसको कंज्यूम करता है। नीर भाई अबाउट जो एग्जाम है उन्हीं स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, बाकी आपके सामने आप पढ़ ही सकते हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें अब फर्टिलाइजर का कंजप्शन। देखो भाई 2023-24 में नाइट्रोजन का उपयोग कितना किया गया, ये डेटा है वो आपका 1000 टन के अंदर है, 1000 मेट्रिक टन या टन। तो भारत में भाई 2023-24 के अंदर नाइट्रोजन का उपयोग हुआ था 20,456.4 हजार टन, 20,456,000 टन का कंजप्शन हुआ था, ठीक है। लेकिन भारत में प्रोडक्शन कितना हुआ था? 17,107.8 थाउजेंड टन ही हुआ। गैप कितना रह गया? 3,348.5 थाउजेंड टन का गैप रह गया, जो इंपोर्ट करना पड़ा, जो इंपोर्ट है वो करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस का कंजप्शन कितना हुआ भाई भारत में 2023-24 में? 8,306.6 हजार टन है वो कंजप्शन हुआ, ठीक है। कितना कंजप्शन हुआ? 8,306.6, और जिसमें से प्रोडक्शन हुआ 4,878.3। गैप कितना रह गया? 3,428.4, ये भी इंपोर्ट हुआ। फिर इससे पहले 2022-23 का अगर आप डेटा पढ़ोगे, मैं अभी आपको सिर्फ 23-24 का बता रहा हूं, तो भारत में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद पोटास का इंपोर्ट होता था। लेकिन अब आप 2023-24 में आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, और फिर किसका हो रहा है? पोटास का हो रहा है। पोटास का भारत में कंजप्शन हुआ 2023-24 में 1,878.6, और ये सारे का सारा इंपोर्ट ही करना था, भारत में तो कोई सोर्स है ही नहीं। भारत में टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन कितना? 30,641.6, 30,641.6 थाउजेंड टन है, इतना टोटल कंजप्शन हुआ। और प्रोडक्शन हुआ है वो 21,986.1 हुआ है। कितना हुआ है? 21,986.1 हुआ है। जो भी गैप रह गया वो टोटल इंपोर्ट है वो किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें लैंड यूज पैटर्न। अब देखो लैंड यूज पैटर्न में अगर अपने बात करें, फॉरेस्ट की तो बात करनी नहीं है अपने, क्योंकि फॉरेस्ट की तो जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो तो नहीं आ गई थी इस आंकड़े आने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंग भारत में फॉरेस्ट का एरिया आप पढ़ेंगे 25.17% है, लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। कितना है? 25.17 है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों को मिला के, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों को मिला के इतना है। तो इसको तो छोड़ो, अब जो बाकी कैटेगरी है उसकी अपनी बात करेंगे। अब सबका आपको डेटा नहीं याद रखना है। देखो एक तो याद रखना नेट एरिया सोवन। देखो नेट एरिया सोवन क्या होता है भाई? नेट एरिया सोवन का मतलब होता है कि भारत में जो 3 सीजन है, खरीफ, रबी, जायद, उन तीनों सीजन में से किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा बोया गया एरिया है वो नेट सोवन एरिया है। जैसे एक किसान के पास 20 हेक्टर जमीन है, वो साल में खरीफ में 18 हेक्टर बोले, रबी में 15 हेक्टर बोले, और जायद में 4 हेक्टर बोले, तो एक साल में एक बार में अधिकतम बोया गया एरिया कितना है? 18 हेक्टर, तो वो हो गया नेट एरिया सोवन। एक होता है ग्रोस क्रॉप एरिया, सकल फसली क्षेत्र, तीनों सीजन का मिला के 15 और 18 33 और 4 37, तो ये क्या हो गया जी? 37 हेक्टर है वो, उसका क्या हो गया? ग्रोस क्रॉप एरिया हो गया। अब यहां डेटा में तो नेट एरिया सोवन की बात होगी, डेटा के अंदर तो किसकी बात होगी? नेट एरिया सोवन की बात होगी। अगर ये हमारे पास दोनों एरिया होते हैं, पहले तो हम नेट एरिया सोवन की बात कर लेते हैं। भारत में कितना है? भारत में है 1,40,705 हेक्टर है, 1,40,705 हेक्टर, यानी 1000 हेक्टर एरिया। ये नेट सोवन एरिया, ये आपको याद रखना है। मैंने सारे एरिया नहीं बोले, सिर्फ इतना एरिया याद रखना है। अब आपके पास
एक तो कौन सा एरिया है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है सकल फसली क्षेत्र, हिंदी में लिख देता हूं सकल फसली क्षेत्र। सकल फसली क्षेत्र डिवाइडेड बाय नेट एरिया सोवन। नेट एरिया सोवन को आप बोल देते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इनटू में आप कर देते हैं 100, तो आपकी आ जाती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल गहनता। ये नेशनल लेवल के डेटा है भाई, स्टेट लेवल के आपको अलग से करवाएंगे। फसल गहनता प्रतिशत, तो भारत का फसल गहनता प्रतिशत हाल फिलहाल 155.9 है। कितना है? 155.9 है। अभी भारत में जो प्रति व्यक्ति जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी है? 0.74 हेक्टर है। प्रति व्यक्ति कितना भूमि आता है, कृषि जोत का आकार आता है? 0.74 हेक्टर आता है। भारत में पर कैपिटा जो लैंड होल्डिंग है प्रति व्यक्ति जो कृषि जोत का आकार है वो 0.74 हेक्टर है। पिछला 1.08 हेक्टर से घट के इतना कम हो गया है। ये तो इरिगेशन वाला बाद में बात करेंगे। अब जो एरिया था ना वो हमें परसेंटेज में याद रखना है। देखो भारत में टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 46% है वो नेट एरिया सोवन है, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। फॉरेस्ट ये तो पुराना डेटा है, मैंने बताया। नया तो कितना हो जाएगा? 25.17% हो जाएगा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। उसके बाद आता है आपका नॉन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ऐसा क्षेत्र जो कृषि उपयोग में नहीं है, तो उसमें गांव, शहर, रेलवे लाइन वगैरह, सड़कें वगैरह है ना, उद्योग वगैरह बने हुए हैं, वो होता है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर। तो भारत का 9% एरिया है वो किसके अंदर है? एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर के अंदर है। फिर उसके बाद आता है बेरन या अनकल्टिवेबल लैंड, जो हमेशा से ही बंजर है। वो पूरे देश का 5% हिस्सा है, वो बेरन एरिया है, बंजर है। परमानेंट पास्तर और अदर ग्रेजिंग लैंड, यानी जो घास या चारागाह के मैदान है वो पूरे देश के 3% है ना। घास के मैदान या चारागाह है वो पूरे देश के 3% है। लैंड अंडर मिसिलियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव, जो नेट एरिया सोवन में और फॉरेस्ट एरिया के अंदर, दोनों के अंदर रिकॉर्ड में नहीं है, उन्हें आप मिसिलियस ट्री कवर एंड ग्रोव्स बोलते हैं। यानी दोनों के है तो सही लेकिन दोनों के रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो 1% एरिया है भारत में। कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंड जिसमें खेती तो की जा सकती है लेकिन पिछले 5 सालों से ज्यादा, मोर देन 5 ईयर, पिछले 5 सालों से ज्यादा क्या है उसमें खेती नहीं की जा रही है। कोई भी कारण है, पानी की कमी है, विवाद है, कुछ भी है, लेकिन वो कल्चरेबल है बट अभी वेस्टलैंड पड़ा है 5 साल से ज्यादा। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब यही होता है खेती योग्य बंजर भूमि जो पिछले 5 सालों से क्या है बोई नहीं गई है। एक होता है फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो, वर्तमान की पड़ती भूमि को छोड़कर उसके अलावा पड़ती भूमि, ऐसी फसल, ऐसी जमीन जो 1 से 5 साल, पिछले 1 से 5 साल में बोई नहीं गई है, पिछले 1 से 5 साल में जिसकी सोविंग नहीं हुई है, वो कौन सी है? फेलो लैंड अदर देन करंट। वो अपने देश में कितनी है? 4%। वो कितनी है? 4%। और करंट फेलो वर्तमान में जो पड़ती पड़ी है, इस साल जो पड़ती है, इस सीजन में या इस साल में, पानी की कमी, विवाद, कुछ भी कारण है, तो करंट फेलो वर्तमान की पड़ती भूमि, वर्तमान की पड़ती भूमि, वर्तमान की पड़ती भूमि है वो कितनी है भाई? 4% है। कितनी है? 4% है। ठीक है, वर्तमान की जो पड़ती भूमि है वो कितनी है? 4% है, ध्यान रखिएगा। अब ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ये कहता है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबंधित क्षेत्र, देश की कुल जीडीपी में कितना योगदान है भाई इनका? 16% है। कृषि की जो जीडीपी है, सॉरी देश की जो टोटल जीडीपी है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, देश का कुल जीडीपी है, उसमें कृषि का योगदान कितना है जी? 16% है। कितना है? 16% है वो योगदान है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर पिछले 5 सालों की ग्रोथ रेट को देखा जाए तो पिछले 5 साल में आप देखेंगे कि एनुअली ग्रोथ रेट है वो एवरेज कितना है? 4.2% है, पिछले 5 सालों का एवरेज। अब ये ग्रोथ रेट हम 22-23 के अंदर देखें तो 22-23 में 4.7 थी, 22-23 में कितनी थी? 4.7 थी। लेकिन 23-24 में ये ग्रोथ रेट गिर गई, 23-24 के अंदर ये ग्रोथ रेट सिर्फ 1.4% रही। तो 23-24 में भाई एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो गिरी है। 23-24 में जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? गिरी है। कितनी हुई है? 1.4% हो गई।
23-24 में 1.4% है वो हो गई है, ठीक है। और वैसे 17 से 23 के बीच अगर अपने बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2017 से 23 के बीच में जो ग्रोथ रेट है ना वो 5% चली है। कितनी चली है? 5% है वो चली है। बाकी ग्रोथ रेट के जो डेटा है वो थोड़ा सा अभी और भी आगे रिप्रेजेंट होंगे, तब और डिस्कस करेंगे अपने, क्योंकि अभी सरकार ने क्या किया, जो 2024-25 का सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर का मतलब पहले 4 महीने फिर अगले 4 महीने, तो उसमें जो 24-25 में 24-25 में सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ रेट 3.5% बताई है ना? कितनी बताई है? 3.5%। लेकिन आपसे 23-24 की पूछे जाने के चांसेस है भाई, 23-24 में तो गिरी थी 1.4, वापस बढ़ रही है 3.5% हो गई है। कहने का मतलब ये है, तो 23-24 की पूछ ले तो 1.4 थी, और 22-23 की पूछ ले तो 22-23 की आपकी 4.7। 2022-23 की ग्रोथ रेट पूछे तो आप कितनी बताओगे? 4.7 है वो बताओगे, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अपने बात करें लीडिंग स्टेट इन क्रॉप प्रोडक्शन। भारत में फसल उत्पादन में अग्रणीय राज्य, भारत में फसल उत्पादन में अग्रणीय राज्य, भारत में फसल उत्पादन में अग्रणीय राज्य, अग्रणीय राज्य कौन कौन से? ठीक है, ये डेटा है आपका 2023-24 का, और ये 2023-24 का ही पूछा जाएगा। अब यहां पे जो आंकड़े हैं वो मिलियन टन के हैं। किसमें है? मिलियन टन के हैं। अब हम बात करें सबसे पहले फूड ग्रेन। फूड ग्रेन बोले तो खाद्यान्न, खाद्यान्न में सबसे पहले सीरियल में चलते हैं जी, अनाज में। राइस प्रोडक्शन में पहली पोजीशन है तेलंगाना की। किसकी है जी? तेलंगाना की है। तेलंगाना देश का कुल कितना चावल प्रोड्यूस करता है? 12.24% है वो प्रोड्यूस करता है। दूसरी पोजीशन है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश का 15.99, सॉरी देश का 15.99 नहीं भाई, ये तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्शन है। देश का 11.60 यानी 11.60% है वो राइस प्रोड्यूस करता है, दूसरी पोजीशन पे है। और तीसरी पे कौन सा है जी? वेस्ट बंगाल है। यानी पहले पे तेलंगाना, दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा कौन सा? वेस्ट बंगाल। अब ये यहाँ का चावल उत्पादन भी लिखा हुआ है, ये जैसे तेलंगाना का है तो ये मिलियन टन में दिखा हुआ है 16.87 मिलियन टन, और उत्तर प्रदेश का 15.99 मिलियन टन। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका आपको याद रखना चाहिए, मैंने आपको बताया था। सिर्फ लीडिंग स्टेट दिए हैं 3 यहाँ पे। गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में फर्स्ट है जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरे देश का 31.19% वीट प्रोड्यूस करता है, गेहूं उत्पादित करता है। दूसरा नंबर है जी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का कुल 19.93% गेहूं उत्पादन करता है। और तीसरा नंबर है जी पंजाब का। पंजाब करता है 15.66%। लेकिन गेहूं में और चावल में, वीट में और राइस में प्रोडक्टिविटी में जो लीडिंग है ना वो पंजाब ही है। राइस की भी प्रोडक्टिविटी और वीट की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो आप लोग समझते ही हैं, पर हेक्टर एरिया यानी पर यूनिट एरिया कितना प्रोडक्शन होता है, प्रति इकाई क्षेत्र कितना उत्पादन होता है, प्रति इकाई क्षेत्र कितना उत्पादन होता है, तो उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब अपने बात करें मक्का की। मक्का के प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है जी कर्नाटका, है ना। सेकंड पोजीशन पे है बिहार, और थर्ड पोजीशन पे है मध्य प्रदेश। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विंटर मेज प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? शीतकालीन मक्का। देखो, मक्का डे न्यूट्रल प्लांट है, मुख्य रूप से लोग खरीफ में उगाते हैं, लेकिन बिहार वाले और कुछ साउथ इंडिया के ऐसे क्षेत्र है जहां विंटर के अंदर भी मक्का को उगाया जाता है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विंटर मेज बिहार में होता है सर, शीतकालीन मक्का। ऑल ओवर तो कर्नाटका में, फिर दूसरा नंबर बिहार में, और तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का। टोटल न्यूट्री सीरियल, कोर सीरियल, मोटे अनाज जिसमें मिलेट भी शामिल है ना, तो मोटे अनाजों में फर्स्ट नंबर पे जी राजस्थान है, सेकंड पे कर्नाटका है जी, और थर्ड पे कौन सा है जी? मध्य प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान पूरे देश का 14.21% कोर सीरियल है, मोटा अनाज है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने बात करें तुअर। तुअर का मतलब क्या होता है जी? अरहर या रेड ग्राम, दालों में आ गया है ना। सीरियल्स की बात हो गई है, अब हमारी जो बात चल रही है वो किसकी? दालों की।
तो अरहर में फर्स्ट कर्नाटका है, सेकंड महाराष्ट्र है और थर्ड उत्तर प्रदेश है। ग्राम चना की बात करें, चिकपी की, तो फर्स्ट मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कौन सा है जी, राजस्थान है। और वैसे इंडिया का जो सबसे मेन पल्सेज है 1 नंबर का वो चना है, और 2 नंबर का भारत का जो मेन पल्सेज है वो कौन सा है, पिजन की, इसलिए हमने 2 की ही बात की है। टोटल पल्सेज की बात करें कुल दलहन में, तो फर्स्ट पोजीशन पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे कौन सा है जी, राजस्थान है। अब सीरियल प्लस पल्सेज दोनों को मिला के, अनाज प्लस दलहन दोनों को मिला के आप फूड ग्रेन बोलते हो। अनाज और दलहन यानी सीरियल प्लस जो पल्सेज है उन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, फूड ग्रेन बोला जाता है। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर अपने बात करें तो फर्स्ट पोजीशन उत्तर प्रदेश की है, और टोटल फूड ग्रेन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी पंजाब पहले नंबर पे है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा किसका है जी, पंजाब का है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों में। ग्राउंडनट मूंगफली, मूंगफली के प्रोडक्शन में फर्स्ट गुजरात है, सेकंड राजस्थान है और थर्ड मध्य प्रदेश है ना। ग्राउंडनट में तो हमेशा ही गुजरात है वो एक तरफा ही होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रैपसीड मस्टर्ड सरसों के अंदर अपनी बात करें तो सरसों में राजस्थान पहले नंबर पे है ना, और हमेशा ही राजस्थान ही रहता है, एक तरफा है, 43.43% टोटल इंडिया का मस्टर्ड है वो राजस्थान प्रोड्यूस करता है। ये आगे परसेंटेज में लिखा हुआ भाई, अपने अपने स्टेट के परसेंटेज है वो नोट करते जाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश है वो तीसरे नंबर पे है। सोयाबीन, भाई देखो सोयाबीन में एक बार तो महाराष्ट्र आगे निकल गया, लेकिन मध्य प्रदेश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो उसने फिर से जोर लगाया। वैसे ही आपको पता हो तो मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर रहा है, तो मध्य प्रदेश सोयाबीन में फर्स्ट पे आ गया वापस, महाराष्ट्र सेकंड पे। वैसे तो लगभग 81% के आसपास सोयाबीन ये दोनों ही स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, राजस्थान तीसरा है, तीनों मिला के 90% कर देते हैं, तो राजस्थान तीसरे पे है सोयाबीन में। सनफ्लावर सूरजमुखी फर्स्ट है जी कर्नाटका, एक तरफा ही होता है, दूसरा हरियाणा, तीसरा ओडिशा। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और गुजरात है वो क्या है, तीसरे नंबर पे है। ये टोटल ऑयल सीड की बात है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब यहां पे प्रोडक्शन डेटा की। ये लाख टन के अंदर डेटा दिए, डेटा किसमें दिए हैं, लाख टन। ये डेटा कौन से पूछे जाएंगे भाई, 2320 के पूछे जाएंगे। ये डेटा कौन से पूछे जाएंगे, 2320 के। सिर्फ मैंने आपको 22-23 के डेटा पर हेक्टर जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है उसी की बात की थी, पर हेक्टर फर्टिलाइजर कंजप्शन है सिर्फ उसी की बात की थी जो 22-23 के पूछे जाएंगे, बाकी ये डेटा आपके 2320 के ही पूछे जाने हैं। तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो 2023-24 में 1378.25 लाख टन है, यानी 1378.25 लाख टन है। गेहूं का उत्पादन जो है, गेहूं का जो उत्पादन है वो 1132.92 लाख टन है, यानी 1132.92 लाख टन है वो प्रोडक्शन है। तीसरे नंबर पे अपने मेज की बात करें तो मेज का जो प्रोडक्शन है वो है जी 376.65 लाख टन, 376.65 लाख टन। बार्ले जो का जो प्रोडक्शन है वो है 16.99 लाख टन, 16.99 लाख टन। ज्वार का जो प्रोडक्शन है वो है जी 47.37, 43.37 लाख टन है। और बाजरा वैसे फोर्थ मोस्ट सीरियल है अपना, पहले पे राइस है, दूसरे पे व्हीट है, तीसरे पे मक्का है और चौथे पे कौन सा है, बाजरा है। 107.16 लाख टन प्रोडक्शन हुआ, 107.16 लाख टन प्रोडक्शन हुआ है। ये बात होगी सीरियल की। अब टोटल इन सबको मिला के बात करें तो 3080.52 लाख टन। अब इकट्ठा है वो मिलियन टन में भी पूछा जा सकता है, तो मिलियन टन कितना हो जाएगा, 308 पॉइंट, लाख टन होता है उसका एक जीरो इधर कर दो बस, है ना, 308 मिलियन टन यहां लिख देता हूं, इतना भाई 308.05 मिलियन टन। और ये टोटल वाला तो मिलियन टन में ही पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, टोटल वाला तो आपका मिलियन टन में ही पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए टोटल वाले को मिलियन टन के अंदर ही आपको याद रखना है।
चलिए अब दालों में बात करते हैं, 3 मुख्य दालों की बात कर लेते हैं। 1 नंबर पे आप चना पढ़ते हो हमेशा मुख्य दाल में, 2 नंबर पे रेड ग्राम यानी तुअर, और तीसरे पे कौन सी अपनी मूंग। तो देखो जी तुअर का उत्पादन है वो कितना है 34.17 लाख, ये लाख टन में ही पढ़ रहे हैं हम। चने का जो उत्पादन है वो है 110.37, कितना है 110.37, 110.39। लगभग ये मान के चलिए आप कि 45% से ऊपर तो अकेली चने की दाल उत्पादित हो रही है, 45% से ऊपर तो। चलिए मूंग का जो प्रोडक्शन है वो कितना है 31.03 लाख टन है। टोटल पल्सेज प्रोडक्शन, कुल दलहन की बात करें, कुल दलहन की बात करें तो कुल दलहन उत्पादन कितना है जी 2022-23 का 242.46 है। कितना है 242.46 लाख टन। मिलियन टन में 24.24 हो जाएगा मिलियन टन, ये लाख टन में ही पूछे जाने के चांसेस हैं, मिलियन में तो 24.24 हो जाएगा। अब टोटल फूड ग्रेन यानी कुल खाद्यान्न की बात कर ले, अनाज प्लस दलहन कुल खाद्यान्न होता है, कुल खाद्यान्न की बात कर ले टोटल फूड ग्रेन, तो ये है आपका 3322.98 लाख, 3322.98 लाख टन है। इसको मिलियन टन के अंदर बात की जाए, टन जो लिख रहे हैं ना वो मेट्रिक टन ही होता है। पहले जो टन है वो जहाजों के बैरल की इकाई थी 907 किलो के आसपास, उसे राउंड फिगर में बोलने लगे, ये जी राउंड फिगर में ये बोला जाने लगा। टन को मेट्रिक टन करने का मतलब क्या होता है कि मेट्रिक टन का मतलब 1000 किलो ही होता है, टन में प्रॉपर अपने उसको 1000 किलो समझे न समझे इसलिए मेट्रिक टन लगा दिया जाता है। तो यहां लाख मेट्रिक टन भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। हम जो टन यूज कर, ये पहले जहाजों के बैरल की इकाई होती थी टन यानी 907 किलो। अब तो आप टन लिखो चाहे मेट्रिक टन लिखो, चाहे टन लिखो चाहे मेट्रिक टन लिखो, 1000 किलो ही है। टन लिखो चाहे मेट्रिक टन लिखो 1000 किलो ही है, और ज्यादातर डेटा के अंदर मेट्रिक टन लिखा आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, मेट्रिक टन लिखा होता है ना तो मेट्रिक का कोई मतलब निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, है ना। अभी जैसे मिलियन का मतलब क्या है 6 जीरो लगा दो आगे, 1000 टन का मतलब क्या है 3 जीरो लगा दो, लाख टन का मतलब क्या है 5 जीरो आगे लगा दो। तो मेट्रिक टन का भी मतलब लगा लेते हैं, और मेट्रिक टन को वो सोचते हैं कि मेट्रिक बोले तो 10, तो अपने 1 जीरो आगे लग जाएगा ना, जीरो जीरो कुछ नहीं लगेगा मेट्रिक टन में आगे। आप टन को पूरा 1000 किलो का समझे इसलिए मेट्रिक टन लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और डेटा में अकेला टन लिखने के चांसेस कम होते हैं, मेट्रिक टन ही लिखा होता है। डेटा में अकेले टन लिखे जाने के चांसेस कम होते हैं, ऐसे लिखा होता है लाख मेट्रिक टन। तो आप जो टन समझते हैं उसे ही मेट्रिक टन समझिए, क्योंकि अपने तो पहले से ही 1 टन को 1000 किलो या 10 क्विंटल समझते हो, मेट्रिक टन भी वही चीज है। तो आपको तो सेम ही समझना है, लेकिन इसे राउंड फिगर में करने के लिए ऐसा किया गया है। तो मिलियन मेट्रिक टन कितना हो जाएगा, मिलियन मेट्रिक टन अब तो आप ही बता दोगे, 332.2 की बजाय 3 लिख दें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि आगे 9 है ना। तो 332.3 मिलियन मेट्रिक टन, बस ये टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है अपना। ये क्या है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे ऑयल सीड क्रॉप में, ग्राउंडनट मूंगफली। देखो मूंगफली का उत्पादन है जी आपका 101.80। यहां से भी एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर करके चलना है। जो ग्राउंडनट का प्रोडक्शन है, मूंगफली का उत्पादन है वो कितना है 101.80। अब अपने बात करें सोयाबीन का, सोयाबीन का है 130.62 लाख टन या लाख मेट्रिक टन। और रैपसीड मस्टर्ड यानी सरसों का प्रोडक्शन कितना है 132.59 लाख मेट्रिक टन। अब भारत में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मस्टर्ड आज के टाइम। ऑयल सीड में सबसे ज्यादा मस्टर्ड, सेकंड नंबर पे सोयाबीन, और थर्ड नंबर पे ग्राउंडनट। उसके बावजूद भी ऑयल सबसे ज्यादा ग्राउंडनट से प्रोड्यूस होता है ना। ऑयल सबसे ज्यादा ग्राउंडनट से प्रोड्यूस होता है। ऑयल में सबसे पहला नंबर आज भी ग्राउंडनट का ही है, मूंगफली का है, दूसरा मस्टर्ड का है, और तीसरा नंबर किसका है, सोयाबीन का। कारण क्या है भाई, अब आपको ही पता है मूंगफली में तो 45% ऑयल रिकवरी हो जाती है,
सोयाबीन में 20% ही होती है, और मस्टर्ड में मोस्ट ऑफ वेराइटियों में 36 से 42 के बीच ही होती है। इतनी ऑयल रिकवरी है। तो सबसे मेन ऑयल सीड क्रॉप तो आज भी ग्राउंडनट ही है, मूंगफली है आपकी। ऑयल के मामले में, एडिबल ऑयल के मामले, खाने वाले तेल के मामले में पहले नंबर पे कौन सी है? मूंगफली है, ग्राउंडनट है। दूसरे पे कौन सी है? मस्टर्ड, सरसों है। और तीसरे पे कौन सी है जी? सोयाबीन है। तीसरे पे कौन सी है? सोयाबीन है ऑयल प्रोडक्शन में। लेकिन आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा कौन सी ऑयल सीड क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, कौन सी तिलहनी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, खेत में जो उत्पादन होता है? सरसों का 1 नंबर पे, सोयाबीन का 2 नंबर पे, और ग्राउंडनट का, मूंगफली का 3 नंबर पे। ये प्रोडक्शन का सिनेरियो है, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। मेजर तो अभी भी अपनी मूंगफली है, दूसरी मस्टर्ड है, सरसों है, और तीसरी सोयाबीन है। लेकिन ज्यादातर उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में सरसों हमारी मुख्य ऑयल सीड क्रॉप हो जाएगी। सरसों जो है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड की अगर आपने ग्रोथ देखें तो। चलिए, तो अब टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन कितना होता है भाई? टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन आपका कितना होता है? टोटल होता है 396.69 लाख टन, लाख मेट्रिक टन, यानी 396.69 लाख मेट्रिक टन। जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 360 तो इन 3 क्रॉप का ही हो जाता है। पीछे कितना बचा? 35 एक बचा, 35 है ना, 35 लाख टन। लगभग ये मान लो 85% से ऊपर ये तीनों ही टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन का प्रोडक्शन करती है। तो ये 3 सबसे मेजर ऑयल सीड क्रॉप है। ये 3 जो है वो सबसे मेजर आपकी ऑयल सीड क्रॉप है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैश क्रॉप, शुगर के, गन्ना। देखो भाई, गन्ने के अंदर अपने बात करें, पीछे अपने ऑयल सीड क्रॉप की बात की थी ना। चलो कोई नहीं, गन्ने का और उनका भी अपने बात करते हैं, लीडिंग स्टेट की, इनके भी लीडिंग स्टेट की। यहां तो ऑयल सीड क्रॉप तक ही अपने बात की थी, कॉटन और उनकी भी बात करते हैं, चिंता मत करिए। तो अभी हम बात कर रहे थे शुगर केन। शुगर केन का टोटल प्रोडक्शन कितना होता है? 4531.58 लाख टन, लाख मेट्रिक टन। 4531.58 लाख मेट्रिक टन है वो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, शुगर केन में लीडिंग स्टेट कौन सा है जी? शुगर केन के अंदर लीडिंग स्टेट है यूपी। दूसरे नंबर पे एरिया प्रोडक्शन दोनों में यूपी। दूसरे नंबर पे कौन सा है जी? महाराष्ट्र है ना। और तीसरे नंबर पे कौन सा है जी? कर्नाटका है ना। तीसरे नंबर पे कौन सा है जी? कर्नाटका है। ठीक है, अब हम बात करें कॉटन। कॉटन की बात करें तो कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो आप लाख मेट्रिक टन की बजाय किस में लेते हैं? लाख बेल। बेल का मतलब होता है गांठे, बेल या गांठ, है ना। एक बेल या एक गांठ में जो वजन होता है वो कितना होता है? कपास की तो एक बेल में 170 किलो होता है, जूट वाली में 180 किलो होता है, मेस्टा में भी लगभग इतना ही 181 किलो होता है। ठीक है, तो कॉटन का प्रोडक्शन कितना है भाई? कॉटन का प्रोडक्शन है वो है 325.22। कितना है? 325.22 है। 325.22 लाख गांठे, लाख बेल है ना, लाख बेल, बेल मतलब गांठे। कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बेल्स में है। अब कॉटन में लीडिंग स्टेट कौन सा है जी? गुजरात है। कॉटन में लीडिंग स्टेट कौन सा है? गुजरात है। और दूसरे नंबर का कौन सा है जी? महाराष्ट्र है। कॉटन में लीडिंग स्टेट कौन सा है? कॉटन के अंदर जो लीडिंग स्टेट है वो जी गुजरात है। एक बार कंफर्म कर देता हूं मैं, वैसे तो गुजरात ही है भाई, कोई डाउट वाली बात नहीं है। गुजरात महाराष्ट्र से ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे आता है वो तेलंगाना है। तीसरे पे भी याद रखना है तो तेलंगाना है। ठीक है, तीसरे पे तेलंगाना। जूट की अपने बात करें, जूट का तो आप जानते हैं, पहले तो प्रोडक्शन, इसका भी गांठों में वजन होता है 92.52 लाख गांठे, यानी 92.52 लाख बेल्स प्रोडक्शन वो होता है।
और जूट में तो पहले नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल है, दूसरे पे कौन सा है जी? बिहार है, और तीसरे पे असम चला गया। पहले असम दूसरे नंबर पे हुआ करता था। तो एक नंबर वेस्ट बंगाल, दूसरा किसका है? बिहार का है जी, और तीसरा नंबर किसका है? असम का है। तो ये भी साथ साथ में आपको याद रख लेना है। तो ये बात हो गई यहां पर लीडिंग स्टेट की एग्रोनॉमी क्रॉप्स के लिए। अब अपने चलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन की, फिर इनके भी लीडिंग स्टेट की बात करेंगे। वहां पे आपको थोड़े से सरप्राइजेज है वो देखने को मिलेंगे, यानी थोड़े से क्या है नई चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। 2023 तो इसका आंकड़ा ही पूछा जाएगा जो फाइनल आ चुका है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एरिया 1000 हेक्टर में दिया हुआ है, प्रोडक्शन 1000 मेट्रिक टन में दिया, 1000 मेट्रिक टन में दिया हुआ है। देखो भाई, अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रूट में। देखो फ्रूट में जो सबसे ज्यादा एरिया है ना वो मैंगो का। एरिया वाइज देखें तो पहले नंबर पे, पहले मैं एरिया वाइज बात कर रहा हूं, फिर एरिया वाइज बात कर रहे हैं तो यहां लिख लेते हैं। पहला नंबर तो एरिया में मैंगो का है। मैंगो का जो एरिया है वो 2396,000 हेक्टर है, यानी 2396,000 हेक्टर है। दूसरे नंबर पे जो एरिया है ना जी वो सिट्रस का है। सिट्रस का है मतलब सारे सिट्रस मिला के टोटल सिट्रस का है 1126,000 हेक्टर सेकंड नंबर पे। सिट्रस में तो कई आ जाते हैं ना, जैसे लाइम आ जाता है, लेमन आता है, मैंड्रिन आता है, स्वीट ऑरेंज या नींबू आता है, संतरा आता है, माल्टा आता है, ये सब आ जाते हैं। एरिया में तीसरी पोजीशन है ना वो बनाना की, केला की। लेकिन एक ध्यान रखना, सिट्रस इकट्ठे दिए हुए ना तो दूसरे पे है, अगर सिट्रस अलग अलग दिए है ना तो फिर सेकंड पे बनाना है। ये तो जो कम से कम देखो आपके 5 तो कमर्शियल सिट्रस लगते ही है, जैसे लाइम लेमन 2, मैंड्रिन लगता है तीसरा, स्वीट ऑरेंज लगता है चौथा, और पांचवा जैसे कुछ एरिया में आप पुमिलो भी बोल देते हैं, पुमिलो नहीं सॉरी ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, ये 5 तो अपने इंडिया में लगते हैं। 500 का मिला के है, अकेले अकेले करके है ना फिर सेकंड पोजीशन पे अपना बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एरिया वाइज भारत में जो लीडिंग फ्रूट है वो कौन सा है? मैंगो है, सेकंड सिट्रस है, और थर्ड कौन सा है? बनाना। और टेम्परेट रीजन का, शीतोष्ण क्षेत्रों का एरिया वाइज प्रोडक्शन वाइज नंबर 1 है वो एप्पल है। अगर हम देखें टेम्परेट रीजन में जितने फ्रूट होते हैं उन सब में अकेला एप्पल 75% होता है, 75% होता है। तो टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्रों के फ्रूट में एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी पहली पोजीशन पे अपना कौन सा आता है जी? सेब आता है। चलिए अब हम प्रोडक्शन में बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन में तो पहला नंबर बनाना का है, केला का है। किसका है? प्रोडक्शन में पहला नंबर बनाना का है। कितना प्रोडक्शन होता है? 37,614,000 मेट्रिक टन, यानी 37,614,000 मेट्रिक टन पहले नंबर पे। दूसरा जो नंबर है वो जी मैंगो का है। किसका है? मैंगो का है। मैंगो का कितना प्रोडक्शन होता है? 22,398 है ना, 22,398,000 मेट्रिक टन। और तीसरी जो पोजीशन है ना वो सिट्रस की है। तीसरी जो पोजीशन है वो सिट्रस की है, नींबू वर्गीय के 14,553,000 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन होता है। तो एरिया वाइज भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिए, और प्रोडक्शन वाइज भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो आपको बता दिए। भारत में टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो पहले एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया है जी 7,131,000 हेक्टर। लाख हेक्टर में पूछ ले तो 71.31 लाख हेक्टर एरिया है 71.31, और ज्यादातर चांसेस है कि लाख हेक्टर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन है वो कितना होता है जी? प्रोडक्शन 1,12,978,000 मेट्रिक टन, और पूरी उम्मीद है कि ये पूछा जाएगा आपसे मिलियन मेट्रिक टन में। तो मिलियन मेट्रिक टन में कन्वर्ट करोगे तो 112.98 मिलियन मेट्रिक टन, मिलियन मेट्रिक टन है वो आपका उत्पादन हो जाएगा। ये है, ये फ्रूट की बात है, फ्रूट का सिनेरियो है। नेक्स्ट अपने बात करें वेजिटेबल्स की बात करें, है ना। वेजिटेबल में तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन है एरिया वाइज प्रोडक्शन वाइज वो एक जैसी है। एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज पहले नंबर पे पोटैटो आलू है, दूसरे पे अनियन प्याज है, तीसरे पे टोमेटो है, और चौथे पे अपना ब्रिंजल है, ठीक है। कैबेज पत्ता गोभी की बात करें तो 5वें नंबर पे है ये। चलिए अब देखो जी, आलू का एरिया सबसे ज्यादा 23,22,000 हेक्टेयर है, यानी 23,122,000 हेक्टर एरिया है। प्रोडक्शन कितना होता है? 57,053
हजार मेट्रिक टन होता है, 57,000 53,000 मेट्रिक टन। फिर उसके बाद हम बात करें तो अनियन का एरिया है 1541,000 हेक्टेयर और प्रोडक्शन है 24,267 मेट्रिक टन। तीसरा टोमेटो का, इनका कोई नहीं पूछेगा, प्रोडक्शन पूछ ले तो ज्यादा से ज्यादा पोटैटो का पूछ लेंगे, है ना भाई, एरिया कितना हेक्टर है ये नहीं पूछेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो पूछी जा सकती है, लेकिन प्रोडक्शन कितना ये नहीं पूछा जाता है। बाकी आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉलेज कहीं दिक्कत नहीं करेगा, कुछ ना कुछ फायदा ही करता है कहीं ना कहीं। बाकी आप समझदार है, इतनी बात बोलने के बाद मुझे पता है आप कौन सा एक्शन लेंगे। चलिए, टोटल वेजिटेबल का भारत में एरिया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1000 हेक्टर में, तो 11,232,000 हेक्टर है। और अगर हम लाख हेक्टर में बात करें तो ये लाख हेक्टर आपको देखने को मिलेगा, 112.32 लाख हेक्टर देखने को मिलता है। वहीं पे प्रोडक्शन की बात करें तो 1000 मेट्रिक टन में तो है 2,07,208,000 मेट्रिक टन, यानी 2,07,208,000 मेट्रिक टन। बट ये आपसे पूछा जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है पूछा जाएगा मिलियन मेट्रिक टन में, तो ये लिख दिया मैंने आपका मिलियन मेट्रिक टन के अंदर आंकड़ा, ये मिलियन मेट्रिक टन में आंकड़ा लिख दिया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है आपका एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप में, है ना, सुगंधित व औषधीय फसलों में, सुगंधित व औषधीय फसलें, सुगंधित व औषधीय फसलें। अगर अपने सुगंधित व औषधीय फसलों में बात करें तो भारत में एरिया है 926,000 हेक्टेयर, 926,000 हेक्टेयर एरिया है। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कितना है 726, प्रोडक्शन कितना है जी 726,000 मेट्रिक टन, प्रोडक्शन कितना है 726,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, ये मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप की। अब हम बात करें फ्लावर, सबसे पहले कट फ्लावर। कट फ्लावर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो 877,000 मेट्रिक टन, और लूज फ्लावर का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है जी आपका, एरिया कोई नहीं पूछेगा, 2659,000 मेट्रिक टन, यानी 2659,000 मेट्रिक टन है वो प्रोडक्शन होता है। टोटल फ्लावर प्रोडक्शन दोनों का जोड़ के 3535, यानी 3,535,000 मेट्रिक टन, 3,535,000 मेट्रिक टन है वो प्रोडक्शन होता है टोटल फ्लावर का। अब हम बात करें हनी प्रोडक्शन, शहद उत्पादन। देखो, शहद उत्पादन की बात करें तो शहद उत्पादन होता है 146,000 मेट्रिक टन, है ना, 146,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है वो शहद का होता है। नेक्स्ट अपने बात करें प्लांटेशन क्रॉप में, सबसे पहले केसोनट काजू, इंपॉर्टेंट कमोडिटी सिर्फ केसोनट। केसोनट का प्रोडक्शन होता है 795,000 मेट्रिक टन। और कोकोनट यानी नारियल, केसोनट बोले तो काजू, है ना। नेक्स्ट अपने बात करें कोकोनट, नारियल, नारियल का जो प्रोडक्शन होता है वो 14,708,000 मेट्रिक टन, 14,708,000 मेट्रिक टन है वो आपका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, टोटल प्लांटेशन की बात करें, टोटल प्लांटेशन क्रॉप यानी कुल जो रोपित फसलें उनकी बात करें, टोटल प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो टोटल प्लांटेशन क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 17,666, यानी 17,666,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है वो होता है, 17,666,000 मेट्रिक टन है वो प्रोडक्शन होता है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है स्पाइसेस, मसाले, कोरिएंडर, क्यूमिन, इनका पर्सनली नहीं पूछेंगे प्रोडक्शन कितना है, टोटल स्पाइसेस का प्रोडक्शन आपसे पूछा जा सकता है। टोटल स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है 12,484, कितना होता है 12,484, 12,484,000 मेट्रिक टन, 1000 मेट्रिक टन, है ना, 12,484,000 मेट्रिक टन। अब हम टोटल हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन की बात करें, कुल जो बागवानी फसलें, कुल उद्यानिकी फसलें हैं उनके उत्पादन की बात करें तो कुल बागवानी फसलों का उत्पादन जो है, एरिया भी उत्पादन भी दोनों ही देखना भाई। अब तो ये आपका लाख हेक्टर में पूछे जाने के चांसेस है, वैसे 1000 हेक्टर में बात करें तो 290 क्या बोलना था, 29,86,000 हेक्टर एरिया है, जिसको आप लाख हेक्टर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 290.86 लाख हेक्टेयर।
ये आपका लाख हेक्टर में है और ये किसमें जी 1000 हेक्टर के अंदर, ऊपर वाला ये 1000 हेक्टर में। लाख हेक्टर में पूछे जाने के चांस है। टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कितना है, टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का, ये तो आपका 1000 मेट्रिक टन में दिया हुआ है, 3,54,744,000 मेट्रिक टन, यानी 3,54,744,000 मेट्रिक टन। बट मिलियन मेट्रिक टन में पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो ये तय है। तो मिलियन मेट्रिक टन में कितना हो जाएगा, 754.7 है ना, सॉरी 700 नहीं 300, 354.7, 354.7, आगे वाले डिजिट नहीं बोलोगे काम चल जाएगा। 354.7 यानी 354.7 मिलियन मेट्रिक टन, मिलियन मेट्रिक टन। तो ये आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया जी हॉर्टिकल्चर का डेटा, याद तो करना पड़ेगा ना, कोई इलाज नहीं है। चलिए अब अपने बात करें जो लीडिंग स्टेट है उनकी, लीडिंग स्टेट है उनकी। सबसे पहले टोटल हॉर्टिकल्चर में चलते हैं। अपने टोटल हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में पहला नंबर उत्तर प्रदेश का, टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन में, टोटल हॉर्टिकल्चर का अपने स्टेट का प्रोडक्शन देखना है तो आप देख लेना। मैं यहाँ पे प्रोडक्शन और एरिया की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप जो लीडिंग स्टेट है और उनके स्टूडेंट है वो अपना देख सकते हैं, ठीक है। एरिया 1000 हेक्टर में है और प्रोडक्शन भी 1000 मेट्रिक टन के अंदर ही है, वही सेम फॉर्मेट में। तो प्रोडक्शन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है टोटल हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल है और चौथे पे कौन सा है, महाराष्ट्र है। एरिया में पहला नंबर कर्नाटका का है, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, तीसरा एमपी का है और चौथा महाराष्ट्र का है और पांचवा नंबर किसका है, पांचवा नंबर है जी वो वेस्ट बंगाल का, टोटल हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी के अंदर है, टोटल हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी में। अब अपने बात करें जी फ्रूट में, फ्रूट में पहला नंबर आंध्र प्रदेश का है, दूसरा नंबर जी महाराष्ट्र का है और तीसरा नंबर है जी वो किसका है, उत्तर प्रदेश का फ्रूट में। एरिया में अपने बात करें तो एरिया में, ये प्रोडक्शन में बात थी, अब एरिया में बात करें तो एरिया में पहला नंबर महाराष्ट्र का है, दूसरा आंध्र प्रदेश का है और तीसरा जो नंबर है वो किसका है जी, उत्तर प्रदेश का है। तीसरा नंबर है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ये फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर की कहानी है। नेक्स्ट हम वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में पहला नंबर प्रोडक्शन में, उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे वेस्ट बंगाल है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। अब एरिया में पोजीशन की बात करें तो एरिया में जो फर्स्ट पोजीशन है ना वो वेस्ट बंगाल की है, सेकंड पोजीशन है वो यूपी की है और थर्ड पोजीशन है वो कौन सी है जी, मध्य प्रदेश की है, ठीक है। ये एरिया, ये यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है ना, ये प्रोडक्शन के हिसाब से लिखा हुआ है। एरिया का सीक्वेंस अगर प्रोडक्शन के सीक्वेंस से अलग है तो मैं नीचे लिखता जा रहा हूं, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी अपने लिख दिया था, इसमें भी लिख दिया और इसमें भी लिख दिया। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें स्पाइसेज में। स्पाइसेज में जी पहला नंबर है मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन में, दूसरा नंबर है गुजरात का, तीसरा नंबर है आंध्र प्रदेश का और चौथा नंबर है जी राजस्थान का। प्रोडक्शन वाइज, एरिया वाइज पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे कौन सा है जी, मध्य प्रदेश है। ये तो प्रोडक्शन वाइज है और ये यहां पे नीचे एरिया वाइज है वो लिख दिया है। नेक्स्ट अपने बात करें एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप यानी सुगंधित व औषधीय फसलों में, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगर हम एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज पहला नंबर तो राजस्थान का है, यहां लिख देता हूं एरिया, पहला नंबर तो राजस्थान का ही है जी, दूसरा यूपी का है जी और तीसरा किसका है जी, एमपी का है। ये भी आपको ध्यान रखना है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट अपने बात करें प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में उत्पादन में पहला नंबर कर्नाटका का है, एरिया में भी कर्नाटका का ही है, दूसरा नंबर जो है उत्पादन में वो तमिलनाडु का है और तीसरा केरला का है, लेकिन एरिया में दूसरा नंबर केरला का है और तीसरा नंबर किसका है जी, तमिलनाडु का। प्लांटेशन क्रॉप रोपित फसलों के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने बात करें जी सबसे पहले लूज फ्लावर में। लूज फ्लावर में पहला नंबर है एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही तमिलनाडु का, मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही और तीसरा नंबर है जी वो कर्नाटका का है, लूज फ्लावर में खुले फूलों। अब अपने बात करें कट फ्लावर में, पहला नंबर वेस्ट बंगाल का है और दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ का है। कट फ्लावर में पहला नंबर वेस्ट बंगाल का है और दूसरा नंबर किसका है, छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करें अब ये 2300 से
आंकड़ा 2300 इसका ही है। हॉर्टिकल्चर कमोडिटी के अंदर, जो हॉर्टिकल्चर कमोडिटी है उसके अंदर, हॉर्टिकल्चर कमोडिटी जो है उसके अंदर कुल उत्पादन में किसका कितना योगदान है। टोटल जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, कुल उद्यान विज्ञान का जो उत्पादन है, उसमें कौन सी कमोडिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कुल उद्यान विज्ञान के उत्पादन में, कुल बागवानी प्रोडक्ट, बागवानी उत्पादन में, यानी टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में फ्रूट कितना कंट्रीब्यूट करता है, 31.84% फल जो करते हैं। सब्जियां कितना, सबसे ज्यादा सब्जियां करती है 58.41%। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का 58.41% तो वेजिटेबल का होता है, सब्जियों का, और 31.84% होता है वो फलों का होता है। इन दोनों का मिला के लगभग 90% होता है। 90% तो टोटल हॉर्टिकल्चर का फ्रूट और वेजिटेबल ही है। फ्लावर, एरोमेटिक और मेडिसिनल भी, फूलों वाली फसलें, सुगंधित फसलें और मेडिसिनल, तीनों मिला के टोटल प्रोडक्शन का कितना प्रोडक्शन करती है, 1.2। प्लांटेशन क्रॉप, रोपित फसलें, लगभग 4.98% कुल उत्पादन का। स्पाइसेज, मसालों की बात करें तो मसाले टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 3.52% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल प्रोडक्शन में। सबका मिला के कितना है जी, 100% है। अब हम बात करते हैं लीडिंग स्टेट। प्रोडक्शन के अंदर है वो लीडिंग स्टेट। कौन सा लीडिंग स्टेट है प्रोडक्शन के अंदर अपने बात करें तो, एरिया में भी और प्रोडक्शन दोनों में बात करते हैं। एप्पल, सेब, एरिया में और प्रोडक्शन में दोनों में ही जम्मू कश्मीर है। केले के एरिया में तो तमिलनाडु है, और प्रोडक्शन में अब कौन आ गया जी, महाराष्ट्र फर्स्ट पे है। बेर के एरिया में भी एमपी और प्रोडक्शन में भी एमपी। ग्रेप्स, अंगूर के एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही महाराष्ट्र है। अमरूद, गोवा, ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होगी ना, खास करके यूपी वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट। हमारे अमरूद में तो यूपी पहले नंबर पे, लेकिन भाई करें क्या, जो डेटा है उसको हमें मानना पड़ेगा ना। गोवा के एरिया में भी एमपी आ गया और प्रोडक्शन में भी एमपी आ गया, यूपी दूसरे नंबर पे चला गया। और इसका सबूत मैं लेके आया हूं, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा देखो। मध्य प्रदेश का जो एरिया है ना वो 56.57, और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो 53.62, यानी एमपी वालों ने मीटर खींच दिया भाई। एरिया में एमपी चला गया। अब प्रोडक्शन में देख लेते हैं। यूपी का अपने प्रोडक्शन है 1032.65, और मध्य प्रदेश का हो गया 1052.30, है ना। ये फेरबदल हुआ है ना, और सबसे ज्यादा फेरबदल से भाई यूपी के बच्चे प्रभावित होते। वो कहता जी हमने तो यूपी पढ़ा है, हम क्यों माने, एमपी क्यों माने। कोई बात नहीं, आप मत मानना करो, एग्जाम के लिए मान लिया करो, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए, तो गोवा का बड़ा बदलाव है, ध्यान रखिएगा। लीची में बिहार रहता ही है फर्स्ट पे, एरिया प्रोडक्शन दोनों में। आम के अंदर भाई बदलाव हुआ है, आम के अंदर बदलाव हुआ है। पहले एरिया में भी आंध्र प्रदेश था, प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश, लेकिन अब एरिया में आंध्र प्रदेश रहा है, प्रोडक्शन में यूपी आ गया है, प्रोडक्शन में वापस से यूपी आ गया। ये बहुत खुशी वाली बात है ना। अब जो पहले सोच रहे थे यार ये तो गलत हुआ, तो ये ठीक है। देखो, आंध्र प्रदेश का मैंगो प्रोडक्शन 49-85 है, वहीं उत्तर प्रदेश का कितना हो गया, 59-90 हो गया। काफी आगे निकल गया भाई, काफी आगे है वो निकल गया। तो अब इस डेटा में भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना, मैंगो में एरिया में आंध्र प्रदेश रहा है, प्रोडक्शन में यूपी वापस लौट आया है। पपीता में भाई गुजरात है एरिया और प्रोडक्शन में। सिट्रस में ध्यान रखें, सिट्रस में एरिया में महाराष्ट्र पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे पे, तीनों याद रखना है। प्रोडक्शन पे पहले नंबर पे आंध्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे कौन सा है जी, महाराष्ट्र है। उल्टा हो गया। लाइम और लेमन में चलें तो गुजरात एरिया में तो पहले पे है, लेकिन प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश है वो फर्स्ट पे है। मैंड्रिन, संतरा में बात करें तो महाराष्ट्र एरिया में पहले नंबर पे बचा हुआ है, एमपी पहले ही आ गया था फर्स्ट पे, अब भी फर्स्ट पे ही है। एमपी जो है प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है। चलो, ये तो मैं प्रूव के लिए लाया था भाई, कल को आपको कोई दिक्कत ना हो ना। कई बच्चे बोल देते हैं ना जी गलत पढ़ा दिया, गलत कुछ नहीं है, सारे के सारे ऑफिशियल डेटा है, मत्था फोड़ी करके फिर आया हूं मैं, है ना। अच्छे से डेटा तैयार करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, आपको पता हो तो, डेटा में ही सबसे ज्यादा समय है वो लगता है। चलिए, अब अपने बात करें स्वीट ऑरेंज, माल्टा, आंध्र प्रदेश से एरिया प्रोडक्शन दोनों में। पियर, नाशपाती में भी बदलाव हुआ भाई, नाशपाती
एरिया जम्मू कश्मीर का है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है? पंजाब का है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका हो गया जी? पंजाब का। पाइनएप्पल, अनानास, एरिया असम का है, प्रोडक्शन ज्यादा वेस्ट बंगाल का है। पोमग्रेनेट, अनार में तो महाराष्ट्र ही एरिया प्रोडक्शन में फर्स्ट पे। स्पोटा, चिक्कू की बात करें तो चिक्कू में आप एरिया में देखें तो गुजरात फर्स्ट पे है, और आंध्र प्रदेश है वो कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। आंध्र प्रदेश है वो सेकंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट पोटेटो, आलू। आलू की बात करें तो यूपी पहले नंबर पे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अनियन, प्याज, एक तरफा है महाराष्ट्र, कोई डाउट ही नहीं है। एरिया और प्रोडक्शन दोनों में महाराष्ट्र फर्स्ट। आलू में एरिया प्रोडक्शन में यूपी, और प्याज के, अनियन के एरिया और प्रोडक्शन में महाराष्ट्र। टमाटर के एरिया और प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश। कोकोनट की बात करें, नारियल की, तो एरिया केरला का है, प्रोडक्शन कर्नाटका का है। गुलाब का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा यूपी में है। लूज फ्लावर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और कट फ्लावर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में है। लूज फ्लावर एमपी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गया भाई, और जो कट फ्लावर है वो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करें काली मिर्च, ब्लैक पेपर। एरिया और प्रोडक्शन में कर्नाटका पहले पे है। जिंजर, अदरक, अदरक में एरिया और प्रोडक्शन में कौन आगे है? मध्य प्रदेश ही। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी के एरिया, ये दोनों ही जिंजर बिरेसी कुल की है, और वो इलायची भी जिंजर बिरेसी कुल की, जिंजर बिरेसी है ना। हल्दी में महाराष्ट्र पहले पे, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही। लहसुन, गार्लिक, लहसुन के एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही एमपी फर्स्ट पे है। कार्डेमोम, इलायची, कार्डिमोम बोले तो इलायची। केरला एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही पहले नंबर पे है। कार्डेमोम, इलायची, इलायची के एरिया प्रोडक्शन में केरला ही पहले नंबर पे। कोरिएंडर, धनिया, धनिया के एरिया और प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश ही फर्स्ट पोजीशन पे है। क्यूमिन, जीरा, जीरे के एरिया में राजस्थान नंबर 1 है, और प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 है। फेनल, सौंफ, सौंफ गुजरात में एरिया सबसे ज्यादा, और प्रोडक्शन भी गुजरात में। फेनोग्रीक, बड़ा बदलाव है, ध्यान रखिएगा। पहले भाई क्षेत्रफल और उत्पादन में एक तरफा राजस्थान था, अब क्षेत्रफल में राजस्थान बचा। ये भी कोई बात जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होने वाली है। और प्रोडक्शन में कौन आगे चला गया? एमपी आगे चला गया। उत्पादन में कौन आगे चला गया? भाई मध्य प्रदेश है वो आगे चला गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए अब जो मिसिलियस है उनकी बात करते हैं। आलमंड बोले तो बादाम, जम्मू कश्मीर है भाई। आंवला में, ये बात भी पिछले साल से अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही है बच्चों के। वो मैंने ब्लैक बुक में लिख दिया तो वो फोटो खिंच खिंच के भेजते हैं, जी सर आपने गलत बता दिया। अरे भाई मैंने गलत नहीं बता दिया, आप डेटा नहीं सही पढ़ते हैं। एरिया में आंवला में यूपी पहले नंबर पे, एमपी पिछले साल ही फर्स्ट पे चला गया, इस बार भी फर्स्ट पे ही है। अब तो प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है ना, मैंने प्रूफ दिखाए हैं आपको। अमरूद का दिखा दिया भाई, और क्या चाहिए। बील, बील में ओडिशा ही है। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, सीताफल में महाराष्ट्र है। जैक फ्रूट, कटहल में केरला है। कीवी में अरुणाचल प्रदेश है। स्ट्रॉबेरी में एरिया प्रोडक्शन में हरियाणा को बीट कर दिया है महाराष्ट्र ने। स्ट्रॉबेरी में पहले नंबर पे महाराष्ट्र है भाई। स्ट्रॉबेरी में पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। हरियाणा को बीट कर दिया है इसने। वॉलनट, बादाम, जम्मू कश्मीर, एरिया प्रोडक्शन दोनों में। चिल्ली, अब देखो चिल्ली में अगर आप हरी मिर्च की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है ना भाई। हरी मिर्च की बात कर रहे हैं ना, तो क्या है, मध्य प्रदेश एरिया प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है। लाल मिर्च की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है। हरी मिर्च में मध्य प्रदेश फर्स्ट में, एरिया में, प्रोडक्शन में। और लाल मिर्च में कौन सा है? लाल मिर्च में जी आंध्र प्रदेश है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। और शिमला मिर्च की बात करें तो अब हरियाणा पहले नंबर पे है। कैप्सिकम, शिमला मिर्च की बात करें तो हरियाणा पहले पे है। लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। ग्रीन चिल्ली यानी हरी मिर्च के अंदर है वो कौन है जी? हरी मिर्च के अंदर मध्य प्रदेश है। और कैप्सिकम शिमला मिर्च में हरियाणा है, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अरेका नट, सुपारी में कर्नाटका, एरिया प्रोडक्शन दोनों में। कैस्टो नट, काजू का विशेष ध्यान रखना है भाई। काजू के एरिया में तो उड़ीसा पहले नंबर पे, उत्पादन में महाराष्ट्र है। उत्पादन में महाराष्ट्र है। अब कुछ जो नए फ्रूट है उनमें से भी, जैसे ड्रैगन फ्रूट का पूछा जा सकता है, तो ड्रैगन फ्रूट में भाई आंध्र प्रदेश है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। आजकल तरबूज खरबूज का उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होने लग गया है। तरबूज और खरबूज का उत्पादन बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो तरबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन तो यूपी में ज्यादा होता है। वाटरमेलन यूपी में ज्यादा होता है। और वहीं पे मस्क मेलन है वो आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है। खरबूजा,
ये दोनों फ्रूट है लेकिन पढ़े वेजिटेबल में जाते हैं, क्योंकि कुकर बीट्स है ना, इसलिए कुकर और दूसरे कुकर बीट्स के साथ पढ़ लिए जाते हैं। तो वाटरमेलन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तरबूज, और जो खरबूजा है जिसको आप मस्क मेलन बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है। अब देखो जो पीच है, पीच बोले तो जिसको आप आड़ू बोलते हैं, आड़ू का एरिया तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। लिखना चाहो तो लिख लेना, माइनर है इसलिए मैंने यहां नहीं लिखे। आड़ू का एरिया तो सबसे ज्यादा कहां पे है, उत्तराखंड में, लेकिन जो प्रोडक्शन है ना वो पंजाब का, किसका है, पंजाब का सबसे ज्यादा है। पलम जिसको आप आलू बुखारा बोलते हैं, पलम का एरिया तो सबसे ज्यादा कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो प्रोडक्शन है ना, जो प्रोडक्शन आजकल वो ज्यादातर कहां पे हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। प्रोडक्शन है वो ज्यादातर कहां हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, आलू बुखारा का। ठीक है, ये ध्यान रखना, एरिया तो हिमाचल प्रदेश का है, प्रोडक्शन है वो कहां हो रहा है, जम्मू कश्मीर, पलम का, वो आलू बुखारा का। चलिए नेक्स्ट है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ कंजप्शन, यानी कुछ विशेष वस्तुएं जिनके उपभोग की बात करें। 2022-23 का पूछे जाने के ज्यादा चांसेज है, क्योंकि ये 23-24 वाला एस्टिमेशन है। देखो 2022-23 में प्रति साल प्रति व्यक्ति को 23.5 किलो खाद्य तेल एडिबल ऑयल उपलब्ध था, जो 23-24 में 23.3 किलो पर ईयर रह गया है। वनस्पति घी की बात करें तो बराबर ही है, 2022-23 और 23-24 में पर कैपिटा 0.6 केजी पर ईयर, प्रति व्यक्ति को प्रति साल 0.6 किलो। शुगर की बात करें तो 2022-23 में 19.2 किलो पर ईयर पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति को एक साल में 19.9 किलो चीनी है वो हिस्से में आती है। और जो 23-24 है उसमें 21.2 किलो पर ईयर पर कैपिटा आती है। चाय की बात करें तो चाय भाई 2022-23 में 883 किलो और 23-24 में 881 किलो होने की संभावना, सॉरी किलो तो होती तो बात ये लगती, ग्राम है, समझ चाहता हूं मैं, ये ग्राम है। तो चाय 2022-23 में कितनी थी, 883 ग्राम, 883 ग्राम पर ईयर पर कैपिटा। और जो 2023-24 है उसमें कितनी घट गई, 2 ग्राम घट गई, ये चिंता की बात है। चाय घट गई ना, चाय के बगैर आंखें कैसे खुलेगी, है ना। तो 881 ग्राम पर कैपिटा पर ईयर हो जाएगी, अब हो गई है, हो क्या जाएगी। कॉफी की बात करें तो कॉफी 2022-23 में 91 ग्राम पर ईयर पर कैपिटा, जो 23-24 में कितनी होगी, 95 ग्राम पर ईयर पर कैपिटा। चिंता नहीं करनी, ये बढ़ गई है ना, सब्स्टिट्यूट है ना एक दूसरे का। तो ये अपना हो गया कुछ स्पेशल आर्टिकल की बात। नेक्स्ट अपने बात करें पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी उपलब्धता है। इसमें तो कुछ नहीं याद करना, 23-24 का डाटा आया नहीं, 22-23 का फाइनलाइज है, वही आपसे पूछा जाएगा। देखो भाई एक तरफ तो दिया एक साल में कितना मिलता है और दूसरी तरफ पर डे कितना ग्राम मिलता है। तो चावल की बात करें तो चावल पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति प्रति साल की बात हो रही है, तो प्रति साल कितना मिलता है चावल, 82.7 किलो पर ईयर पर कैपिटा। और प्रतिदिन एक व्यक्ति के हिस्से में चावल कितना आता है, 226.5 ग्राम में है ये, पर डे का आता है। अब चलते हैं गेहूं में, प्रति व्यक्ति प्रति साल कितना गेहूं आ रहा है, 74.1 किलो गेहूं हिस्से में आ रहा है। और प्रति दिन का कितना आ रहा है, पर डे का कितना आ रहा है, 203 ग्राम, है ना, पर कैपिटा। इसी प्रकार से जो अदर सीरियल्स है, अन्य अनाज है, तो पर ईयर का तो वो आ रहा है एक आदमी को एवरेज 33.7 किलो, कितना आ रहा है, 33.7 किलो आ रहा है ना। और वहीं पे अगर अपने बात करें पर डे का कितना आ रहा है, तो पर डे का आ रहा है 92.3, अदर सीरियल अन्य अनाजों में 92.3 ग्राम आ रहा है। इसी प्रकार से हम टोटल सीरियल की बात करें, कुल अनाज की बात करें, तो टोटल सीरियल जो आता है एक आदमी को एक साल में हिस्से में चावल गेहूं अन्य मिला के 190.4 किलो पर ईयर पर कैपिटा आता है, पर कैपिटा, ठीक है। और पर डे का कितना जो अनाज है सीरियल है वो पर कैपिटा मिलता है, तो पर डे का 521.7 ग्राम मिलता है, कितना, 521.7 ग्राम। अब अपने बात करें जी दालों की, पर
कैपिटा पर ईयर जो दाल है वो मिलती है 17.2 किलो पर ईयर। दिन में बात करें तो 47.1 ग्राम मिलती है। कितनी मिलती है? 47.1 ग्राम है वो मिलती है पर कैपिटा। अब टोटल फूड ग्रेन की बात करें, एक आदमी के हिस्से में अनाज और दाल दोनों मिलके एक साल में आ जाती है 207.6 किलो पर। और पर डे का कितना आ जाता है? 568.8 ग्राम। कितना आ जाता है? 568.8 ग्राम है वो आ जाता है। 568.8 ग्राम है वो आ जाता है। चलिए, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन है, प्रति व्यक्ति शुद्ध रूप से उपलब्ध खाद्यान्न है ना। दोनों ही फॉर्मेट में बता दिया गया है। अब अपने इरिगेशन की बात करें। इरिगेशन वाला पीछे हमने छोड़ा था, वो इसीलिए छोड़ा था, उसका एक कारण था। देखो भाई, चलिए, भारत में सबसे ज्यादा जो इरिगेटेड एरिया है, भारत में जो सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया है वो किसके अंडर में आता है? ट्यूबवेल के अंडर में आता है। कितना आता है? 39,134 हेक्टर आता है, 1000 हेक्टर आता है। जो ये समझ लो लगभग टोटल इरिगेटेड एरिया का कितना परसेंट है? 49.31% है। यानी सबसे ज्यादा इरिगेशन भारत में किससे होता है? ट्यूबवेल से होता है। कितना? 49.3% के लमसम, ठीक है। दूसरा नंबर आता है जी केनाल। केनाल से टोटल एरिया कितना इरिगेटेड है? 18,124 1000 हेक्टर एरिया इरिगेटेड है। टोटल इरिगेटेड एरिया का कितना है? 22.85 है, 22.85 है। तीसरा जो नंबर है फिर अदर वेल का आता है, यानी अन्य जो कुएं हैं। टोटल केनाल यानी कुल नहरों का 22.85 है। अन्य जो कुएं हैं जैसे ओपन वॉल है, ओपन वॉल ही होते हैं ज्यादातर, कौन से पताल तोड़ कुएं विशेष रह गए, तो इनका एरिया कितना है भाई? अन्य कुओं का 10,672 हेक्टर है, 1000 हेक्टर है वो इससे इरिगेट होता है। कितना होता है? 10,672 1000 हेक्टर होता है। और जो टोटल इरिगेटेड एरिया का कितना है? 13.43% है। कितना है? 13.43, सॉरी 4-5 है, 43 नहीं है भाई, 4-5% ये लमसम है। तो भारत में सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है ट्यूबवेल से। कितना होता है? 49.31। दूसरे नंबर पे नहरों से कितना होता है? 22.85। और तीसरा किससे होता है? अदर वेल्स, कुओं से। कितना होता है? 13.45% होता है। अब बात आती है नेट इरिगेटेड एरिया। नेट इरिगेटेड एरिया हुई एक साल में 3 सीजन है, और एक साल में एक बार में अधिकतम सिंचित क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? शुद्ध सिंचित क्षेत्र, यानी नेट इरिगेटेड एरिया कहलाता है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र यानी नेट इरिगेटेड एरिया कहलाता है। नेट इरिगेटेड एरिया, शुद्ध सिंचित क्षेत्र बोलते हैं इसे, नेट इरिगेटेड एरिया, जिसे आप क्या बोलते हैं? शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो बोलते हैं। अब ग्रोस इरिगेटेड एरिया क्या है? ग्रोस इरिगेटेड एरिया का मतलब है एक साल में तीनों सीजन में मिला के कितना इरिगेट हो जाता है, उसे ग्रोस इरिगेटेड एरिया बोलते हैं। और इससे आपकी निकल जाती है सिंचाई गहनता। जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी वैसे ही इरिगेशन इंटेंसिटी, वैसे ही इरिगेशन इंटेंसिटी निकलती है। अगर आप ये कैलकुलेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगी जी? इरिगेशन इंटेंसिटी आ जाएगी, है ना। चलिए देखो, अपने देखें नेट इरिगेटेड एरिया कितना है? 79,312 हेक्टर, 79,312 हेक्टर एरिया है। और ग्रोस इरिगेटेड एरिया कितना? 1,22,294 हेक्टर, 1,22,294 हेक्टर है। अगर आप इसको अब कैलकुलेट करेंगे इनटू में 100, तो आपकी क्रॉप इरिगेशन इंटेंसिटी परसेंटेज आ जाएगी, सिंचाई गहनता प्रतिशत है वो आ जाती है। अब सिंचाई गहनता प्रतिशत की बात करें तो कैलकुलेशन करके बता देते हैं अभी। एक 154.19। तो भारत में इरिगेशन इंटेंसिटी परसेंटेज, सिंचाई गहनता प्रतिशत कितना है भाई? 154.19।
154.9% है, वो तो आपकी इरिगेशन इंटेंसिटी परसेंटेज है। और पीछे हमने क्रॉप इंटेंसिटी की बात की थी, तो क्रॉप इंटेंसिटी परसेंटेज कितना है? 155.9 है। कितना है? 155.9 क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज यानी फसल गहनता प्रतिशत। क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज कितना हो गया जी हमारा? 155.9 है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज कितना है? 155.9% है। चलिए, हाँ, भारत में सबसे ज्यादा जो माइक्रो इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन में सबसे ज्यादा एरिया किसका जी? पहले तो आपको पता होना चाहिए, माइक्रो इरिगेशन में आपका ड्रिप इरिगेशन भी आता है, जिसको आप ट्रिकल इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई विधि या टपका सिंचाई विधि के नाम से भी जानते हैं, टपका सिंचाई, है ना। और दूसरा आपका स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का मतलब क्या है जी? फुहारा। स्प्रिंकलर का मतलब क्या है? फुहारा है। अब देखो, ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत अगर अपने बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पे किस पे है जी? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अभी इसकी 2022 की रिपोर्ट है, उसके बाद आई नहीं, आने वाले पे है रिपोर्ट, लेकिन फिर भी आपका ये डेटा रहेगा, आप उसके लिए निश्चित रहिए। ये डिफरेंस है, थोड़ा सा देख सकते हैं। महाराष्ट्र कितना है? 141 है और आंध्रा 140 है, इतना सा भेद है। तो पहला नंबर किसका है जी? पहला नंबर है आपका महाराष्ट्र का ड्रिप इरिगेशन में, और दूसरा नंबर किसका है जी? आंध्रा का है। वहीं पे अपने बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन की, किसकी बात करें? स्प्रिंकलर की, फुहारा की। फुहारा में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है जी? राजस्थान है। फुहारा में फर्स्ट पोजीशन पे राजस्थान, और दोनों को मिला के माइक्रो इरिगेशन में भी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? राजस्थान है। दोनों को मिला के अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो किसका नंबर आता है जी? राजस्थान का पहला नंबर आता है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे? चलिए, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने। सभी प्रकार के डेटा करवाए जाएंगे, आप चिंता मत करिए ना। आईसीएमआर की जो रिकमेंडेशन है वो आपको यूट्यूब पर भी करवाई हुई है, और क्लास लेक्चर में भी हॉर्टिकल्चर के ऊपर सबसे पहला जो लेक्चर दिखता है वो आईसीएमआर की रिकमेंडेशन है। ये पीडीएफ में मैंने फिर से अटैच कर दिया ताकि पीडीएफ की अपने को प्रॉब्लम न हो। फिर फिशरीज की भी पीडीएफ मैंने ऐड कर दी है, लेकिन फिशरीज की पीडीएफ का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो नजदीक एग्जाम है उनमें फिशरीज के आंकड़े नहीं आने वाले हैं, है ना। तो वैसे मैंने पीडीएफ अटैच कर दी, किसी के काम आए तो देख लेना। बाकी मेरे एप्लीकेशन पे तो ये डेटा करवाए हुए हैं, और यूट्यूब पर भी करवाए हैं। फिशरीज के डेटा यूट्यूब पर भी करवाए हुए हैं, तो 2300 के डेटा हो चुके हैं, तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, इसी पीडीएफ में है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट डेटा जो है वो है आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जैसे अपने एग्रीकल्चर सेंसस होता है वो 5 साल से होता है, कृषि गणना होती है 5 साल की। यहाँ कृषि गणना का मतलब है मेरा लैंड यूज पैटर्न से, है ना, जो शुरू में हमने सबसे पहले पढ़ा था। और उसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम भी उसमें होता है। लैंड होल्डिंग साइज, हाँ, लैंड होल्डिंग साइज में बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले हम पढ़ते थे कि भारत में एक किसान के पास एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है? पिछला डेटा 1.08 हेक्टेयर है, और अब एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी रह गई है? 0.74 हेक्टेयर रह गई है भारत में। तो भारत में पर कैपिटा लैंड होल्डिंग साइज कितना है? 0.74 हेक्टेयर है। कितना है? 0.74 हेक्टेयर है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, 0.74 हेक्टेयर है। तो चलिए अपने बात करते हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 की। तो मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर सेंसस 5 साल से होता है, कृषि की जो गणना होती है वो 5 साल से होती है अपने नेशनल लेवल पे भाई, जिसके अंदर लैंड यूज पैटर्न आ जाता है ना, भूमि उपयोग का आ जाता है, जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न भी आ जाता है, क्रॉपिंग सिस्टम भी आ जाता है, लैंड होल्डिंग, है ना। लैंड होल्डिंग में फिर वो 5 किसानों का वर्गीकरण, मार्जिनल यानी सीमांत, स्मॉल यानी छोटे, और जो सेमी मीडियम है, अर्ध मध्यम है, फिर मीडियम लार्ज, उनका पास कितनी होल्डिंग है टोटल। तो मतलब लैंड यूज पैटर्न पूरा ही आ जाता है ना। उसके अलावा हमने बैरन लैंड की बात की थी, है ना,
करंट फेलो की बात की थी, है ना, अदर देन करंट फेलो की बात की थी, तो वो सारे का सारा किस में आता है, 5 ईयर की जो सेंसेज होती है उसके अंदर आता है। तो एग्रीकल्चर सेंसेज 5 ईयर से होती है, जिसमें लैंड यूज पैटर्न भी आ जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम वगैरह ये सब आ जाते हैं, और लैंड होल्डिंग वगैरह भी आ जाती है। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा होते हैं उनको हर साल, उनकी सेंसेज हर साल होती है। कृषि उत्पादन के आंकड़े हर साल आते हैं, ठीक है, कृषि उत्पादन के आंकड़े हर साल, लेकिन एग्रीकल्चर सेंसेज कृषि गणना पूछे तो वो कितने साल से होती है, वो 5 साल से। एनिमल सेंसेज पशुओं की गणना भी 5 साल से होती है। वर्ल्ड लेवल पर जो एग्रीकल्चर सेंसेज है, विश्व स्तर पर जो कृषि गणना है वो 10 साल से होती है। भारत में 5 साल से, इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे 10 ईयर में, और एनिमल सेंसेज 5 ईयर में, और क्रॉप प्रोडक्शन डेटा फसल उत्पादन के आंकड़े हर साल आते हैं। जो फॉरेस्ट असेसमेंट है, वनों की जो गणना है वो हर 2 साल में होती है, यानी बाय एनुअल रिपोर्ट आती है इसकी। वनों की गणना है वो हर 2 साल में होती है, यानी बाय एनुअल असेसमेंट आता है। तो स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2023। स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ना, ये बाय एनुअल असेसमेंट है। ये किसके द्वारा असेसमेंट किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और ये रिपोर्ट भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी की जाती है। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बना कैसे, पहले तो बना था भाई प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के नाम से, है ना। ये एक तरह से प्रोजेक्ट ही था, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, PISFR जिसको बोलते हैं। 1965 में AFO और UNDP की स्पॉन्सरशिप से चला था, 1965 में, है ना। अब ये आगे चल के 1 जून 1981 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ, 1 जून 1981 को स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1 जून 1981 को स्टैब्लिश हुआ था। अब तक स्टेट फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है वो 18 रिपोर्ट, ये 18वीं रिपोर्ट है जो आपके सामने है ना, वो 18वीं रिपोर्ट है। तो अब तक इसके 18 बाई एनुअल असेसमेंट है वो हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें कि टॉप 10 कंट्री इन फॉरेस्ट एरिया 2020। ये तो वर्ल्ड लेवल का डेटा 2020 का है, बाकी तो अपने वाला तो 2023 का ही है। विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया है रसिया, है ना, रशियन फेडरेशन पूरी के अंदर। पूरे वर्ल्ड का अगर अपने देखें तो 20% है। ब्राजील के पास पूरे वर्ल्ड का 12% है। कनाडा के पास पूरे वर्ल्ड का 9% फॉरेस्ट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। यूनाइटेड स्टेट है वो 4th पोजीशन पे है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड का कितना फॉरेस्ट है, भारत के पास 2% है, और भारत की इसी के साथ पोजीशन है वो 10वीं है। भारत की इसी के साथ जो पोजीशन है वो कौन सी है, 10वीं पोजीशन है। अब देखो फॉरेस्ट कवर्स, भारत में वन आच्छादन जो है, भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है, वन आच्छादन है वो कितना है, फॉरेस्ट एरिया, ओनली फॉरेस्ट एरिया, ओनली जो फॉरेस्ट एरिया है वो है जी, ये जो एरिया ये किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है, 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र के टोटल जियोग्राफी के 21.76 है। यानी भारत में वन आच्छादन जो है, फॉरेस्ट कवर है वो तो है 21.76%। और जो ट्री कवर है, वृक्ष आच्छादन जिसे आप बोलते हैं, है ना, फॉरेस्ट कवर जो बोलते हैं, वृक्ष आच्छादन जो बोलते हैं, वो कितना है, 3.41% है। कितना है, 3.41% है। तो भारत में टोटल वन व वृक्ष आच्छादन यानी टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के कितना हो गया, 25.17 है। तो आपको देखना है क्वेश्चन में फॉरेस्ट परसेंटेज पूछा जाता है या फॉरेस्ट और ट्री कवर परसेंटेज पूछा जाता है। वन व वृक्ष आच्छादन पूछे तो 25.17, अकेला फॉरेस्ट कवर पूछे तो कितना है, 21.76% है। वो अच्छे से याद रखना है। स्क्रब क्या होता है, देखो आप फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, है ना, और लेस डेंस फॉरेस्ट बोल देते हैं जिसको। एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, एक मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, एक ओपन फॉरेस्ट जो लेस डेंस फॉरेस्ट होता है, एक होता है स्क्रब। अब देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि यहां पे कोई वन लगा हुआ है, तो ये वन जो है वो ग्राउंड का कितना हिस्सा कवर कर रहा है, ग्राउंड का कितना हिस्सा है वो कवर कर रहा है। तो इसकी फॉरेस्ट की जो कैनोपी है ना, अगर ये ग्राउंड का 70% से ज्यादा कवर करती है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और अगर 40 से 70% के बीच में कवर कर रही है, यानी कोई वन जमीन को कितना ढक रहा है, 40 से 70% ढक रहा है, तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होता है, यानी मध्यम सघन वन होता है।
ये तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, अधिक सघन वन। और जो 40 से 70 ढकेगा वो कौन सा हो जाएगा, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट तो ये 70 से ऊपर वाला। ओपन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, ओपन फॉरेस्ट या खुला वन वो होता है जहां वन लगा हुआ है, वहां पे वनों की कैनोपी धरती का सिर्फ 10 से 40%, 10 to 40% एरिया ही क्या करती है, कवर करती है। 10 से 40% एरिया ही क्या करती है, कवर करती है, तो उसको हम ओपन फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो फॉरेस्ट कवर में सिर्फ यही तीनों आते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। स्क्रब जो होता है वो क्या होता है, अगर कहीं पे लगा हुआ वन उस जमीन का 10% भी हिस्सा नहीं ढकता है, 10 से कम ढकता है, 10% से कम ही क्या है, कवर करता है, तो उसको आप क्या बोल देते हैं, उसको आप स्क्रब बोल देते हैं। उसको आप क्या बोल देते हैं, स्क्रब बोल देते हैं। तो भारत में स्क्रब परसेंटेज कितना है, 1.33%। स्क्रब परसेंटेज कितना है, 1.33। 1.33 ये जो स्क्रब है ना, ये फॉरेस्ट कवर में कभी भी काउंट नहीं होता है। फॉरेस्ट कवर में वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस और ओपन फॉरेस्ट, ये तीन ही काउंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, ये इनका एरिया दिया हुआ है, अगर किसी को फॉरेस्ट्री का कोई एग्जाम देना हो तो याद करना पड़ेगा। ये 2023 के अनुसार है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब और नॉन फॉरेस्ट लैंड है, ये सब आपका दिया हुआ है। ये नीचे बदलाव भी दिया है, कितना बदलाव आया है, लेकिन इसकी बात अपने नहीं करने वाले हैं। अब अपने बात करें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देखो ऐसा है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पूछा है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है, कोई स्टेट है, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी है, कोई स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है। फॉरेस्ट एरिया या ट्री कवर नहीं है, ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्र है, ट्री कवर नहीं है। कोई भी स्टेट है, उसका टोटल जियोग्राफी एरिया में से फॉरेस्ट के अंडर में कितना है परसेंटेज में, तो भारत में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कवर जो है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की बात करें, अंडमान निकोबार में उसके टोटल जियोग्राफी के 86.93% हिस्से पे फॉरेस्ट है। सिक्किम के 82.31% हिस्से पे फॉरेस्ट है, और मणिपुर जो है उसके 78.01% हिस्से पे क्या है, फॉरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज है ना वो इनमें ही है। और वैसे टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया की बात करें, टोटल एरिया किलोमीटर में माप रहे हैं, वो तो परसेंटेज में है भाई, उस राज्य या यूनियन टेरिटरी का टोटल जो एरिया है उसमें से फॉरेस्ट कितना है, उस हिसाब पे ये हाईएस्ट है। मैंने 3 लिखे हैं जो, और हाईएस्ट एरिया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का और दूसरे नंबर पे किसका है, महाराष्ट्र का है। लोएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज पौंडुचेरी का है, सबसे कम 2.65। दूसरा नंबर हरियाणा का 3.53%, और तीसरा नंबर किसका है, पंजाब का 6.12%। पंजाब का कितना है, 6.12%, है ना। सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज कवर है ना वो इन्हीं राज्यों में है, पौंडुचेरी यूनियन टेरिटरी, हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य, आपको ही पता है। हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों को मिला दिया जाए, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दें तो फिर पहले नंबर पे लक्षद्वीप है 92%, मिजोरम 88.03 दूसरे नंबर पे, तीसरा अंडमान निकोबार आइलैंड 81.9%, दोनों मिला दिए फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, और चौथा नंबर अरुणाचल प्रदेश का 80.11%। नेक्स्ट हम बात करें भारत के अंदर 2021 से 23 की तुलना में, 2021 से 23 की तुलना में, 2021 से 23 की तुलना में, ये जो बीच में 2 साल के बाद असेसमेंट आया है, इसमें नेट इंक्रीज फॉरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ है, तो फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है जी आपका 156.41 किलोमीटर स्क्वायर है, वो इंक्रीज हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। और वो स्टेट जिनके अंदर सबसे ज्यादा मतलब इंक्रीज हुए, तो सबसे ज्यादा वन इंक्रीज हुआ है मिजोरम में, उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात में, फिर तीसरे नंबर पे उड़ीसा में। वन बड़ा कौन कौन से राज्य में, एक तो मिजोरम में, दूसरा नंबर गुजरात, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटका और पांचवा केरला। अगर आप जानना चाहते हो कितना कितना बड़ा है तो यहाँ पे लिखा गया, ये भी आप पढ़ सकते हैं भाई कितना कितना बड़ा है, अगर ज्यादा ज्ञान चाहिए तो, बाकी नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान कहां पे हुआ है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 1% गिरा है पिछले 2 सालों में, फिर दूसरा नंबर आंध्रा का, तीसरा तेलंगाना का, चौथा त्रिपुरा का और पांचवा अरुणाचल प्रदेश का। आप तो एक एक राज्य का नाम रख लोगे, याद रख लोगे तो ये इस पे आसान हो जाएगा।
ये इस पे आसान हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा ट्री कवर किस राज्य में देखने को मिलता है? ट्री कवर, सिर्फ ट्री कवर। अब देखो, अब ट्री कवर क्या होता है? जो वन क्षेत्र होता है, फॉरेस्ट एरिया है, चाहे वो स्टेट फॉरेस्ट एक्ट या जो अपना नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है, यानी जो अपने केंद्र सरकार का जो वन एक्ट है, वन अधिनियम है, या राज्य सरकार का है, उसके अंतर्गत जो फॉरेस्ट एरिया, उससे बाहर का एरिया है ना, वन क्षेत्र से बाहर का एरिया, जहां पर क्या है, पेड़ लगे होते हैं, और इनका जो प्लॉट होता है ना, वो 1 हेक्टर से छोटा छोटा होता है। प्लॉट होता है वो 1 हेक्टर से छोटा छोटा होता है, तो उसको हम ट्री कवर बोलते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा ट्री कवर महाराष्ट्र में है, और उसके बाद राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा ट्री कवर वन आच्छादन महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पे राजस्थान में, और तीसरे पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जो ट्री कवर का परसेंटेज है, ट्री कवर, ये तो एरिया वाइज है, सबसे ज्यादा एरिया महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। लेकिन परसेंटेज देखें भाई, ट्री कवर परसेंटेज चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे दिल्ली में ज्यादा है, और तीसरे नंबर पे केरल में ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा आपने बात करें चेंज का आया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जैसे एएफओ जैसे एग्जाम होते हैं ना, वहां पूछ लिया जाता है। एएफओ जैसे एग्जाम होते हैं ना, वहां पूछ लिया जाता है। ये तो स्टेट के दिए हुए, ये आपसे कोई नहीं पूछे, इनको छोड़िए। अब अपने बात, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं बता रहा हूं। टोटल बेम्बू बियरिंग एरिया, भारत में बेम्बू सबसे ज्यादा कहां है, बांस कहां सबसे ज्यादा है? एरिया वेरिया कोई नहीं पूछेगा। भारत में सबसे ज्यादा बांस उत्पादन कहां पे होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा बांस मध्य प्रदेश में होता है। 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर बांस सबसे ज्यादा उत्पादन 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उड़ीसा। आप तो एक ही याद रख लो, मध्य प्रदेश, दूसरा याद रहे तो आंध्र प्रदेश, गलत बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, और दूसरे पे कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें, ये कोई नहीं पूछेगा, इंक्रीज डिक्रीज, कार्बन स्टॉक भी जनरल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इनकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और जो यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, जनरल एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूं, मेरे पास तो पूरी रिपोर्ट है, मुझे कोई बताने में दिक्कत नहीं है। जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन कौन सा होता है? मैंग्रोव वन कौन सा होता है जी? मैं जनरल एग्जाम जो है ना, एएफओ में तो भाई डीपली पूछे जा सकते हैं, अब लेकिन एएफओ का एग्जाम बहुत आगे है भाई। जो नियर भाई एग्जाम है उन्हीं को मैंने टारगेट करते हुए बताया। मैंग्रोव वन कौन सा होता है? जैसे ये मान लो कि आपका समुद्र है, अब समुद्र में टाइडल इफेक्ट, ज्वार भाटा, सुनामी वगैरह आती है, पानी इधर जाता है आता है, तो ऐसा एरिया जहां पानी भरता रहता है, तो यहां पे पानी होगा, दलदल जैसा एरिया होगा, तो यहां पे जो वेजिटेशन उगती है, वन उगता है, उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। उसे आप क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन बोलते हैं। और ये मैंग्रोव वन है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन वाला जो एरिया है, और दूसरा नंबर गुजरात का है। तो मैंग्रोव वन के अंदर पहला एरिया, पहले नंबर पे स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, और दूसरे पे कौन सा है? गुजरात है। ये भी आप ध्यान रखना। मैंग्रोव वन में पहला नंबर किसका है? पहला नंबर है जी वेस्ट बंगाल का, और दूसरा किसका है? गुजरात का। और यहाँ पे हेलोफाइट्स प्लांट उगते हैं, यानी कहने का मतलब लवणोद्भिद पौधे हैं ना, वो उगते हैं। तो भाई ये डेटा मैंने करवा दिया है। अब आपका बचा है एनिमल हस्बेंड्री का डेटा, वो आपको कल कुलवंत सर करवा देंगे। एनिमल हस्बेंड्री का डेटा बचा है, वो आपको कुलवंत सर है वो करवा देंगे। ऑल इंडिया का जो इंपॉर्टेंट डेटा आपसे पूछा जा सकता है, अब जैसे फॉरेस्ट्री का डेटा मैंने डिटेल से नहीं करवाया है, तो जो सिर्फ डेटा आपसे पूछा जा सकता है वही मैंने करवाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।